नमस्कार, स्वागत है बच्चों सभी का DSL क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साइंस रहेगी ये क्लास की। एक बार सारे जुड़ जाओ, क्लास को कर लो चेक। ऑडियो वीडियो क्लास की करेंगे बच्चों शुरुआत। तो कैसे हो सभी बताओ भाई एक बार, फिर क्लास की करते हैं शुरुआत। सुनाओ तुम्हारे कैसे हाल हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, ठीक है। जीवन का आनंद ले रहे होंगे, ठीक है। देखो भाई, क्लास की शुरुआत करने से पहले एक बार सारे चेक कर लो ऑडियो वीडियो। तो देखो, क्वेश्चन है आज के लिए, जो पहला क्वेश्चन रहेगा बच्चों वो है ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सर्वाधिक दीर्घायु है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट लॉन्ग, ठीक है, लॉन्गेविटी। तो सबसे लंबी आयु किसकी है बच्चों, सबसे लंबी आयु किसकी है। बाज, कछुआ, ये चीता है भाई, चीता यानी टाइगर, ठीक है, चीता है ये। हाथी, बताओ किसकी आयु सबसे। देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन है पहला, तो इतना मुश्किल क्वेश्चन अपने जीवन में तुमने देखा नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है बच्चों ये। तो सबसे जो ज़्यादा आयु होती है ना बच्चों, वो कछुए की होती है। कछुए की आयु सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। कछुए की आयु होती है बच्चों ज़्यादा होती है, 200-300 साल तक कछुआ जी लेता है बच्चों। तुमने एक चीज़ और नोटिस की होगी, देखो कछुआ की जो श्वसन दर है ना, सांस लेने की दर है, सांस लेने की दर जो है कम है, सांस लेने की दर कम है। जो कछुआ होता है ना, वो एक मिनट में 4 या 5 ही सांस लेता है। एक मिनट में एवरेज 4 बार सांस लेता है ये, बिल्कुल आराम से सांस लेता है। तो इसीलिए जब हम योगा करते हैं ना, योगासन हम करते हैं, जैसे तुमने सुना होगा रामदेव वगैरह जो आते हैं भाई, कपालभाति करो। जब हम योगा वगैरह करते हैं ना, तो हमारा जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है ना, सांस लेने की दर है, वो कम हो जाती है। मनुष्य एक मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है, 15 से 18 बार सांस लेता है, ठीक है। और कछुआ केवल 4 ही बार ले रहा है, लगभग 4-4.5 गुना कम सांस ले रहा है। तो इसीलिए कछुए की लाइफ क्या है, उतनी ही कम है। तो जितनी आराम से सांस लोगे उतना लंबा जियोगे, ठीक है। इसका तो यही मतलब हुआ, देखो कछुआ 1 मिनट में कम बार सांस ले रहा है, ज़्यादा जी रहा है, हम ज़्यादा सांस ले रहे हैं, तो जिसकी रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी वो कम जिएगा, ऐसा ही है ना। इसलिए सांस कम लेनी है, सांस को बचा के रखो। इसीलिए कोई भी मेहनत का काम अपने को नहीं करना, रेस लगाना, एक्सरसाइज करना, खाओ पियो चिल पड़े रहो। क्योंकि ज़्यादा देखो भागोगे तो सांस ज़्यादा आएगी, और भगवान ने तुम्हें गिन के सांस दे रखी है। मान लो भगवान ने तुम्हें 1000 सांसें दे रखी हैं, अब तुम भागोगे तो जल्दी सांस लोगे तो जल्दी मर जाओगे, है ना। यही मतलब हुआ ना इसका। तो क्यों पंगे करने हैं, चिल मारो, खाओ पियो सोए रहो, कम सांस लो, ऐसे मस्त पड़े रहा करो, ठीक है। खाओ फिर पड़ जाओ, सांस आराम से लो। ज़्यादा मेहनत का काम करना है नहीं, जीवन में सुस्त रहो, ठीक है। ज़्यादा जीना है तो ये करो, लेकिन जीवन का सार ज़्यादा जीने में नहीं है। लाइफ लंबी नहीं, गौरवपूर्ण होनी चाहिए। लाइफ छोटी होनी चाहिए, लेकिन लाइफ आपकी ऐसी होनी चाहिए, आपने जीवन में सब कुछ कर लिया हो, सारी चीज़ों का आनंद आप ले चुके हो। लंबी लाइफ करके क्या करोगे तुम, अगर मान लो तुम 100 साल भी जी गए तो बुढ़ापा लंबा करके क्या करोगे। बुढ़ापे में कोई मज़े नहीं है। जीवन का सार युवावस्था में, जवानी में जीवन के मज़े लो, ठीक है। बेशक से अपनी लाइफ में जल्दी मर जाओ, लेकिन लाइफ में फ्रूटफुल लाइफ होनी चाहिए, गौरवपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। कुछ और बातें तुम समझो। यहाँ पे एक वर्ड आया भाई, बाज, ठीक है, बाज। तो बाज के बारे में तुम्हें पता होगा, सबसे तेज नज़र बाज की होती है, सबसे तेज नज़र होती है बाज की, तेज नज़र के लिए बाज जाना जाता है, ठीक है। पक्षियों का राजा कहा जाता है। बादलों से ऊपर उड़ता है भाई बादलों से ऊपर उड़ता है बाज। और बाज की जो जीवन होता है ना, 20-25 साल का जीवन होता है, 20-25 साल का जीवन होता है इसका, और कुछ 40 साल मैक्सिमम लगा के चलो। तो एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि भाई जो बाज की जो चोंच है ना, वो क्या हो जाती, काम करने लायक नहीं रहती, वो मतलब शार्प नहीं रह पाती। तो फिर बाज क्या करता है, एक पहाड़ी के ऊपर जाता है, अपनी चोंच इस पहाड़ी पे मारता है, जिससे इसकी चोंच टूट जाती है, और फिर
बहुत ही दर्द इसमें होता है इस प्रोसेस में, लेकिन फिर इसकी नई चोंच आती है जिससे वो ज़्यादा समय तक बहुत सार पाती है। तो ये हर बाज के जीवन में ऐसा समय आता है। तो तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कुछ नहीं हो रहा, ना तरक्की हो रही है, ना नौकरी मिल रही है, ना जीवन में अच्छा चल रहा है। तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने को दर्द देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाज के जीवन से हमें ये मिलता है। अब बाज देखो सभी पक्षियों का राजा है, लेकिन बाज का जीवन भी बहुत हार्ड है। तुमने देखा होगा बाज जब ट्रेनिंग देता है ना अपने बच्चों को, तो बाज क्या करता है, अपने बच्चों को ऊपर ले जाता है, वहाँ से छोड़ देता है। अब उड़, ठीक है, अब उड़ भाई उड़, ठीक है, उड़ना पड़ेगा उसे। तो तुमने ये सुना होगा बाज के बारे में। तो जितना आप ऊंचे पद पे होगे, जितना आप तरक्की चाहते हो, उतनी ही आपको उसके लिए सेक्रीफाइस और मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। तो यहाँ कछुआ हो गया, बहुत ज्ञान की बात है, मैंने तुम्हें बता दी। अब चलो अगला क्वेश्चन। ईस्ट क्या है बच्चों? ईस्ट क्या है? ईस्ट क्या है ये आपको बताना है। ईस्ट क्या है? नितिका शर्मा कह रही है सर अपनी सांस रोक के रखें। बिल्कुल रोक सको तो रोक लो अपनी सांस, जितनी कम सांस लोगे उतना क्या होगा। देखो एक्चुअल में सांस कम लेने से क्या फ़ायदा होगा, देखो ये तो मैं तो थारे मजाक की बात कर रहा था, मेहनत ना करो। सांस अगर हम कम लेंगे ना तो हम एनर्जी सेविंग मोड में रहेंगे, एनर्जी हमारी उतने ज़्यादा समय तक चलेगी। तो जितनी आप कम सांस, जितनी ज़्यादा सांस लोगे ना, सांस लेने से ऑक्सीजन अंदर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो वो आपके ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा, तो आपकी एनर्जी यूज़ होगी। तो जितनी कम सांस लोगे ना उतनी कम एनर्जी यूज़ होगी। जो अपने ऋषि मुनि कई सालों तक तपस्या करते रहते थे, वो बैठे गए हिमालय पे जाके ओम लगे रहते थे बिना खाए पिए, तो वो अपनी सांसों को क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। तो जितनी हम कम सांस लेंगे उतनी ही हमारी एनर्जी कम कंज्यूम होगी। एक्चुअल में ये है फंक्शन, ठीक है। तो ईस्ट क्या है? तो ईस्ट बच्चों एक पाउडर जैसा पदार्थ होता है, ठीक है। इसको देसी भाषा में हम खमीर कहते हैं, खमीर। और इसका कई जगह यूज़ होता है। एक तो दूध से जब हम पनीर निकालते हैं ना, शादी वगैरह में दूध को फाड़ने के लिए उसमें ईस्ट मिला देते हैं। एक तो दूध को पनीर में बदलने के लिए दूध में मिलाया जाता है। ये खमीर और क्या यूज़ करता है, शराब बनाने में भी इसका यूज़ होता है बच्चों, शराब बनाने में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। तुमने सुना होगा कि शर्करा की किण्वन क्रिया से शराब बनाई जाती है, तो शर्करा के अंदर खमीर मिलाया जाता है, ठीक है। और खमीर आता है बच्चों कवक के अंदर, कवक के अंदर आता है। सर कवक क्या होते हैं? कवक पौधों की तरह ही होते हैं, लेकिन इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। तो जैसे तुम मशरूम की सब्जी नहीं हम खाते हैं, मशरूम भी एक कवक है। या तुमने देखा होगा बरसात के मौसम में ऐसे छतरी जैसे उग जाते हैं, ठीक है, छतरी जैसे उग जाते हैं, ठीक है, जिसे यहाँ देसी भाषा में हम सांप की छतरी वगैरह तुम कह देते हो, ये भी कवक है बच्चों। तो इसी प्रकार खमीर भी एक कवक है, ठीक है। और यही पूछ रखा है तुम्हें, खमीर क्या है बच्चों? कवक है। और कवकों का जो अध्ययन होता है बच्चों, कवकों का अध्ययन वो होता है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें कवकों के बारे में पढ़ते हैं उसको कहते हैं माइकोलॉजी। ये सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कवक क्या होते हैं बच्चों? कचरे के ढेर वगैरह जहाँ पे ना भोजन ज़्यादा मिलेगा वहाँ उगेंगे, क्योंकि अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, और इनकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि अपना भोजन ये खुद नहीं बना पा रहे हैं। लाइकेन बच्चों, लाइकेन किन दो के बीच का संबंध है? तो लाइकेन भी एक पौधा है बच्चों। ये लाइकेन क्या होता है? नमी वाली जगह पे उगता है, नमी वाली जगह पे ये लाइकेन उगता है। ये किसी पेड़ के ऊपर उग सकता है, पेड़ के ऊपर उग सकता है, ठीक है। लाइकेन चट्टान के ऊपर भी लाइकेन उग सकता है। तो अलग अलग प्रकार के लाइकेन होते हैं बच्चों। तो तुम जंगल में जाओगे, कभी जंगल में गए हो तो पेड़ों के ऊपर तुमने देखा होगा कागज जैसी एक परत, कागज जैसा कुछ चिपका होता है, वो लाइकेन है बच्चों। तो लाइकेन की क्या विशेषता होती है बच्चों? इस लाइकेन की जड़ नहीं होती, जड़ नहीं होती इस लाइकेन की। तो अगर आपसे पूछा कौन से पौधे की जड़ नहीं होती, लाइकेन की जड़ नहीं होती बच्चों। और ये दो चीज़ों के बीच में संबंध है, शैवाल और कवक के बीच में, यानी शैवाल और कवक को मिलाकर लाइकेन है बच्चों। शैवाल और कवक को मिला के लाइकेन बनता है। इस लाइकेन का और भी इस पे क्वेश्चन बनते हैं लाइकेन पे। ये लाइकेन से बच्चों लिटमस सॉल्यूशन भी प्राप्त किया जाता है। जो एसिड बेस का पता लगाने के लिए जो लिटमस आता है ना, लिटमस, वो लिटमस इस लाइकेन से ही प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस सॉल्यूशन किससे प्राप्त किया जाता है? तो आंसर आएगा लाइकेन से। और ये लाइकेन बच्चों, ये लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक भी है बच्चों, वायु प्रदूषण का भी सूचक है। ये जो ये लाइकेन होता है ना बच्चों, ये साफ
इसे शुद्ध हवा चाहिए, ठीक है। तो शुद्ध हवा इसे चाहिए, यानी कहीं पे हवा अगर दूषित होगी तो ये लाइकेन वहाँ पे कम हो जाएगा। तो वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में भी लाइकेन का प्रयोग किया जाता है बच्चों। और किस किस के बीच में संबंध है बच्चों? शैवाल और कवक के बीच में। और इनका जो संबंध है, शैवाल और कवक का जो संबंध है जिसे लाइकेन बनता है, इसको बच्चों सहजीविता कहते हैं। सहजीविता, कई बार इस संबंध का नाम पूछ लेता है, सहजीविता, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसको सहजीविता, इंग्लिश में कहते हैं इसको सेम्बायोटिक रिलेशनशिप। सेम्बायोटिक, सहजीविता क्या होता है बच्चों? सेम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? जब दो जीव या दो जंतु या पेड़ पौधे एक दूसरे पर आश्रित हों और दोनों एक दूसरे का भला करें। संबंध कई प्रकार के होते हैं ना भाई, जो दो दोस्त हैं मान लो, तो ये दोनों एक दूसरे का भला कर रहे हैं, तो इनके रिलेशनशिप को कहेंगे सेम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीविता। ऐसा भी हो सकता है भाई दो एक दूसरे पर आश्रित है, एक तो दूसरे की क्या कर रहा है, जड़ें काट रहा है, एक भला कर रहा है, तो एक भला कर रहा है, एक बुरा कर रहा है, तो इसको सहजीविता नहीं कहेंगे। तो ऐसा रिलेशनशिप दोनों एक दूसरे का भला करें, उसको हम कहते हैं बच्चों सेम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीविता, ठीक है। आगे देखो, तो इसका तो वो पौधे कीट भक्षी हो जाएंगे, वो कीट पतंगों को खाएंगे और कीट पतंगों को खाकर उनकी बॉडी से नाइट्रोजन लेंगे, ठीक है। तो जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी उस मिट्टी के पौधे क्या हो जाते हैं? कीट भक्षी हो जाते हैं, कीट भक्षी हो जाते हैं, ठीक है, कीट भक्षी हो जाते हैं। सीधा सीधा आदमी का देखो, पौधा हो, जीव जंतु, हमारे जीवन की एक विडंबना है। हमारे पास जो चीज़ नहीं होता ना, हम उसी की कामना करते हैं। हमारे पास जो चीज़ नहीं होता उसी की कामना करेंगे। जैसे मान लो आपके पास सभी रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत सब कुछ है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप पैसों के पीछे भागोगे। जिसके पास पैसा है तो वो उनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। तो जो चीज़ हमारे जीवन में नहीं होती है हम उसी के चीज़ के पीछे भागते हैं। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, कोई भी चीज़ होती है ना, 2 सप्ताह तक उसकी वैल्यू करते हैं हम। 2 सप्ताह के बाद उसकी जो उसकी तरफ अट्रैक्शन है ना वो कम हो जाता है। चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। जैसे मान लो आप चमचमाती नई कार ले आए, तो 2 सप्ताह तक आप उसकी पूरी केयर करोगे, उसके बाद उसके पीछे अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? मिट्टी लगी है तो लगी पड़ी है। सेम चीज़ है, रिलेशन में भी ऐसा ही है। शुरू में आप रिलेशन में बहुत इंटरेस्ट लेते हो, उसके बाद लगता है यार रोज़ इसका तो यही काम है, पकाता रहता है, वही बातें, ठीक है, वही दिनचर्या, सुबह जाओ पार्टी करो, फ़ोन पे बात करो, बापू सोना, वही काम, ठीक है। तो बोर हो जाता आदमी इन चीज़ों से, ठीक है। तो 2 वीक इंसान की फितरत है, 2 सप्ताह से ज़्यादा कोई भी चीज़ आपको खुशी नहीं दे सकती, ठीक है। आगे चलो, खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है। तो पहले खुले परिसंचरण वाले तंत्र वाले जानवर क्या होते हैं बच्चों? खुला परिसंचरण तंत्र वाला जानवर, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है? खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है बच्चों ऐसे जीव जिनके अंदर नसें नहीं होती, ठीक है। देखो 2 प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर खून बहता है। कुछ जीवों के अंदर तो क्या होता है, जैसे खून एक जगह पे है। देखो 2 प्रकार से हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। जैसे मान लो ये अपना दिल है, तुम ऐसे ही बनाते हो ना दिल, वैसे दिल ऐसा नहीं होता, मैंने तुम्हारे लिए मन रखने के लिए ऐसा दिल बना दिया। तो कुछ जीवों में तो ऐसा होता है, जैसे ये दिल है, दिल क्या करेगा? खून को पंप करेगा। और पूरे शरीर में नसें हैं, पूरे शरीर में क्या है? नसें हैं। जैसे हमारे अंदर भी तो ऐसा है। तो दिल से ये नस खून लेके जाएगी हाथ के पास, ये नस खून लेके जाएगी पैर के पास, ये नस खून लेके जाएगी किडनी के पास। यानी अलग अलग अंगों तक जो खून है ना वो नसों के द्वारा बह के जाएगा। इसको तो कहते हैं बच्चों क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं इसको, यानी नसों के द्वारा खून अलग अलग अंगों तक पहुंचाया जाता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं बच्चों उनके अंदर नसें नहीं होती। उनके अंदर क्या होता है? एक सुरंग जैसी स्ट्रक्चर होती है, सुरंग जैसी स्ट्रक्चर होती है बच्चों, ऐसी सुरंग जैसी स्ट्रक्चर है। और इस सुरंग जैसी स्ट्रक्चर के अंदर खून भरा हुआ है, इसके अंदर खून भरा हुआ है। अब नसें नहीं है, पूरी बॉडी में एक सुरंग जैसी स्ट्रक्चर, इसमें खून भरा हुआ है और सभी अंग इससे जुड़े हुए हैं। तो इसको कहते हैं बच्चों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिन जीवों के अंदर होता है ना, उनके अंदर एक सुरंग जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसमें खून भरा होता है और ये पूरी बॉडी में घूमता रहता है। इस सुरंग जैसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बच्चों रक्त गुहा। रक्त गुहा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हीमोसील। तो यही पूछ रहा है कि जो खुला परिसंचरण तंत्र वाले जीव है ना, उनकी बॉडी में क्या होता है? तो उनकी बॉडी में होता है बच्चों हीमोसील। हीमोसील, हीमोसील इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में इसे कहते हैं रक्त गुहा और इंग्लिश में कहते हैं हीमोसील। हीमोसील की स्पेलिंग देख लेना भाई। तो कॉकरोच वगैरह हो गए, कीट पतंगे जो हो गए, इनके अंदर ऐसा होगा बच्चों।
तो सिंपल शब्दों में बताऊं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है खून एक जगह पे इकट्ठा होगा, सभी अंग वहां से खून उठाएंगे, नसें नहीं होंगी बॉडी के अंदर। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है नसें होंगी, नसों के द्वारा खून बहेगा। तो जिन जीवों के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, उनके अंदर नसें नहीं होती। कीट पतंगों के अंदर ही ऐसा होता है बच्चों, कीट पतंगों के अंदर ऐसा होता है। और उनके अंदर एक सुरंग जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे हीमोसील कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बात समझ गए तुम? हाँ, हीमोसील बिल्कुल सही है, हीमोसील बिल्कुल सही है भाई। तो हीमोसील इनके अंदर होगा, हीमोसील, हीमोसील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, वो है ये, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडद स्तनी है, यानी अंडे देने वाला स्तनधारी कौन सा है भाई? तो स्तनधारी भी अंडे देते हैं भाई। स्तनधारी सभी को पता है, ऐसे जीवों को स्तनधारी कहते हैं बच्चों जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको हम स्तनधारी कहते हैं। अब जो स्तनधारी, कुछ स्तनधारी ऐसे होते हैं, स्तनधारी को इंग्लिश में कहते हैं मैमल। कुछ स्तनधारी ऐसे होते हैं बच्चों जो अंडे देते हैं, कुछ स्तनधारी ऐसे होते हैं अंडे देते हैं। ज़्यादातर जो स्तनधारी होते हैं ना बच्चों, वो बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे मनुष्य एक स्तनधारी है, वो बच्चों को जन्म देता है, लेकिन कुछ स्तनधारी ऐसे हैं जो अंडे देते हैं। ठीक है, तो इसमें से अंडे देने वाले जो स्तनधारी हैं बच्चों, एक का नाम तो है, ठीक है, एक का नाम तो है बच्चों आपका एकिडना, एकिडना, और एक का नाम है प्लेटिपस। ये मैं तुम्हें जब क्लास हुई थी, प्लेटिपस। ठीक है, ये ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं बच्चों। एकिडना, जिसे हम पोक्यूपाइन भी कह देते हैं, उसको एकिडना कहते हैं बच्चों। ठीक है, और एक होता है प्लेटिपस। ये जो प्लेटिपस होता है ना, इसकी चोंच आगे से बत्तख जैसी होती है, इसको बत्तख चोंच प्लेटिपस कहते हैं। तो चोंच इसकी आगे से ऐसे बत्तख जैसी होगी, डक जैसी चोंच होगी इसकी, तो इसको डक बाइल्ड प्लेटिपस कहते हैं बच्चों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? डक बिल्ड प्लेटिपस बच्चों, डक बिल्ड प्लेटिपस, यानी चोंच इसकी बत्तख जैसी होती है, इसका मुंह बत्तख जैसा होता है। ठीक है, आगे से। तो ये एक स्तनधारी है। स्तनधारी का मतलब है इसके अंदर क्या होगा, दुग्ध ग्रंथि होंगी, ये अपने बच्चों को दूध पिलाएगा, लेकिन अंडे देने वाला स्तनधारी है। तो एकिडना और प्लेटिपस दोनों ही, ठीक है, जो ये कांटे वाला एक चूहे जैसा होता है ना, जिसे कटीला चीटी खोर भी कहते हैं, इसको चीटी खाता है ये, ठीक है। तो एकिडना नाम है इसका, और एक प्लेटिपस। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? प्लेटिपस। ठीक है, आगे चलो भाई। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? कह रहा है भाई स्तनधारी का मतलब है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, यानी मनुष्य भी स्तनधारी हो गया। हमारे रक्त में, रक्त का मतलब हमारे खून में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, यानी खून के अंदर सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी है? तो खून के अंदर आपने पढ़ा था 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिंबाणु। ठीक है, अब श्वेत रक्त कणिकाएं अलग अलग प्रकार की है, तो सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो तुमने पढ़ा होगा कि जो सबसे बड़ी कोशिका होती है ना बच्चों, वो मोनोसाइट होती है। मोनोसाइट, मोनोसाइट हमने पढ़ा था WBC 5 प्रकार की होती है, तो इनमें से मोनोसाइट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो सबसे बड़ी जो WBC है मोनोसाइट है, मोनोसाइट। क्या नाम है बच्चों इसका? मोनोसाइट। तो मोनोसाइट जो है वो सबसे बड़ी WBC है, तो आकार में सबसे बड़ी होती है ये मोनोसाइट। ठीक है, और इनमें से ये लिम्फोसाइट है, ये भी बच्चों WBC का पार्ट है। ये बच्चों रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी बनाने का काम होता है बच्चों लिम्फोसाइट का। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ी जो रक्त कोशिका है वो है मोनोसाइट भाई। सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी है? मोनोसाइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन है तुम्हारे सामने ये, बाइनोमियल नाम पद्धति किसने प्रस्तावित की थी बच्चों? लीनियस, जॉन रे, हक्सले, अरस्तु। ठीक है, बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर है ये किसने दिया था? ठीक है, तो बाइनोमियल जो पद्धति है नाम, ठीक है, बाइनोमियल नाम पद्धति। बाइनोमियल नाम पद्धति का मतलब क्या है बच्चों? बाइनोमियल नाम पद्धति का मतलब क्या है, ये बात समझना। तो पहले क्या होता था ना, जीव जंतु जो होते थे उनके नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग है। जैसे मान लो एक जीव है कुत्ता, तो हम यहाँ पे कुत्ता कह रहे हैं, अंग्रेज उसको डॉग कह रहे हैं, फ्रांस में उसे कुछ और कहा जाता था, तो इससे दिक्कत हो रही थी। तो हमने क्या कहा भाई, जीवों का एक वैज्ञानिक नाम होना चाहिए।
और जब जीवों का वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है ना बच्चों, उसके अंदर दो चीज़ें लिखी जाती है, ठीक है। एक तो उसका वंश लिखा जाता है, एक उसकी जाति लिखी जाती है। जब भी जीवों का वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है तो उसमें दो चीज़ें लिखी जाती है, एक तो वंश लिखा जाता है और एक जाति लिखी जाती है, ठीक है। एक वंश लिखा जाता है और एक जाति लिखी जाती है, एक वंश लिखा जाता है, एक जाति लिखी जाती है, ठीक है। जैसे इंसान में भी तुमने देखा होगा तुम्हारा गोत्र और तुम्हारी जाति ये तुम लिखते हो, है ना। तो इसी प्रकार वंश और जाति लिखी जाती है जब भी हम क्या लिखते हैं, वैज्ञानिक नाम लिखते हैं। तो इसी को कहते हैं बच्चों द्विनाम पद्धति, यानी जब भी किसी का वैज्ञानिक नाम लिखेंगे तो उसमें दो चीज़ होनी चाहिए, एक तो उसका जीनस होना चाहिए जिसे जेनरिक भी कह देते हैं, ठीक है, जीनस या जेनरिक, और एक उसकी स्पीसीज होनी चाहिए, उसकी जाति होनी चाहिए, ठीक है, स्पीसीज। तो जाति, ठीक है, उसकी स्पीसीज और क्या लिखेंगे, जीनस लिखेंगे बच्चों। इसको कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और ऐसा ये जो सिद्धांत दिया था ये लीनियस ने दिया था बच्चों, लीनियस, ठीक है, लीनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी इन्हें माना जाता है। इन्होंने कहा था किसी भी जीव का अगर वैज्ञानिक नाम लिखेंगे ना उसके अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मनुष्य का भी वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम, होमोसेपियंस लिखते हैं ना, होमोसेपियंस, यानी एक मनुष्य का वंश और एक जाति है। वंश और जाति में फ़र्क होता है बच्चों, जातियों को मिलाकर वंश बनता है, जातियों को मिलाकर वंश बनता है। जैसे तुम रामायण महाभारत देखते हो तो तुमने सुना होगा सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, या तुमने एक वैसे सिंपल एग्जाम्पल तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ, जैसे मैं एक वंश की बात करूँ, वानर वंश। तो वानर वंश के अंदर जो बंदर, जैसे ये वानर वंश है, ये तो वैसे मैं तुम्हें पौराणिक हिसाब से बताऊँ तो अपने जो बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये सब वानर वंश जैसे ही दिखते हैं। तो वंश बड़ा होता है, जाति छोटी होती है, ठीक है, ठीक है। तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी तुमने सुना होगा, ठीक है। अब रामायण महाभारत में तो जो भगवान राम वगैरह थे ये सूर्यवंशी थे, ठीक है। अब इनकी संतान होंगी लव कुश, ये भी सूर्यवंशी है। इनकी आगे संतान होगी तो वंश इनका सबका यही चलता रहेगा। अब उनके चाचा, ताऊ, काका जो भी होंगे सब सूर्यवंशी ही होंगे, ठीक है। 5 किंगडम वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था? तो जीव जंतुओं को 5 भागों में बांटा था एक व्यक्ति ने, ठीक है। तो पहले हम मानते थे जीव जंतुओं को 2 ही भागों में बांटा गया था, एक तो था पेड़ पौधे और एक थे जीव जंतु। लेकिन जैसे जैसे बच्चों साइंस ने विकास किया तो कुछ ऐसे जीव हमें मिले प्रकृति में, उनके गुण ना तो पेड़ पौधों से मिलते थे ना जीव जंतुओं से मिलते थे। तो फिर एक व्यक्ति है जिसने जीव जंतुओं को 5 भागों में बांटा गया, उसके वर्गीकरण को हम कहते हैं पेंटा किंगडम। उस व्यक्ति का नाम था बच्चों R.H. विटकर। तो इन्होंने 1969 में जीव जंतुओं को 5 भागों में बांट दिया बच्चों, ठीक है। तो जीव जंतुओं को 5 भागों में किसने बांटा था? जिसे इनका नाम है R.H. विटकर। तो ये इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी इन्हें कहा जाता है। तो जो हम तुमने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, जीव जंतुओं का वर्गीकरण मोनेरा, ठीक है। कौन कौन से 5 भाग पढ़े थे तुमने? मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, कवक, पादप और जंतु। तो ये 5 भाग हैं जिनके बारे में तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इन 5 भागों में जीव जंतुओं को बांटा था R.H. विटकर ने, और इनके वर्गीकरण को ही क्या कहा गया बच्चों? पेंटा किंगडम। पेंटा का मतलब 5, किंगडम का मतलब जगत। तो पेंटा किंगडम का कंसेप्ट किसने दिया? R.H. विटकर ने, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। आजकल जो बच्चों को टैक्सोनॉमी पढ़ाई जाती है बच्चों छोटी क्लासों में, 9वीं या 10वीं में पढ़ाई जाती है, वो यही वाली पढ़ाई जाती है, ठीक है। हमारे टाइम पे तो पढ़ाते थे 9th क्लास में, आजकल सिलेबस चेंज हो गया हो तो अलग बात है भाई, ठीक है। तो R.H. विटकर है, इसने जीव जंतुओं को 5 भागों में बांट दिया था, ठीक है। तो R.H. विटकर भाई। उसके बाद बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये सबसे बढ़िया थ्योरी है बच्चों, और मैं भी इस थ्योरी पे विश्वास रखता हूँ, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। तुम सारे के सारे एग्ज़ाम दोगे, सारे के सारे प्रैक्टिस कर रहे हो। अब मान लो 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, पोस्ट केवल 1000 है, तो सारे के सारे तो नौकरी नहीं लगेंगे। जो सर्वाइव वही कर पाएगा जो सबसे फिट होगा, जिसने एग्ज़ाम के हिसाब से अपने आप को ढाला होगा, जिसने पढ़ाई ज़्यादा की होगी। तो इसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है। इस पृथ्वी पर रोज़ कई जीव जंतु जन्म लेते हैं, लेकिन सभी सर्वाइव नहीं कर पाते, कुछ तो दूसरे जीवों का शिकार बन जाते हैं, ठीक है। आपके आसपास भी तुम देखोगे, जैसे कुत्ता,
कुत्ता बिल्ली बंदर उनके बच्चे जन्म लेते हैं। सबसे सिंपल तुम कुत्ता देखोगे, कुत्ते के बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं सर्दियों के मौसम में, लेकिन सारे के सारे फिट नहीं होते, उनमें से मोस्टली मर जाते हैं, एक दो ही बच पाता है। एक दो वो बच पाएगा जो सबसे हट्टा कट्टा होगा, वो सबसे पहले खाने पे झपटेगा, कोई आसपास आएगा उसको घुर्राएगा, यानी वो अपने आप को क्या कर रहा, प्रकृति के अनुसार ढाल रहा है। उसे पता है प्यार से कोई कुछ नहीं देगा, छीनना पड़ेगा इस पापी दुनिया में। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा भाई। हर चीज़ के लिए आपको कंपटीशन करना पड़ेगा, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो छोकरी हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे पैसा हो, हर चीज़ के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, तभी आपको मिलेगा। तो ये सिद्धांत किसने दिया था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये दिया था बच्चों डार्विन ने, ये सिद्धांत दिया था डार्विन ने, ठीक है। चार्ल्स डार्विन जो व्यक्ति है, इन्होंने कहा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जिसमें दम होगा वही जिएगा, जिसमें दम होगा वही दिएगा, जिसके, ठीक है, जिसके खून में उबाल होगा वही जिएगा, जिसका खून ठंडा होगा वो लुप्त हो जाएगा, मर जाएगा। तो आपने खून में उबाल लाओ तभी नौकरी मिलेगी, ठीक है। पढ़ तो देश रहा है। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो ये थ्योरी दी है बच्चों, डार्विन की थ्योरी है ये। और डार्विन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जो एवोल्यूशन का जो जीवों का उद विकास का जो सिद्धांत है ना, डार्विन का नाम उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ, और इसने एक और थ्योरी दी थी जिसका नाम याद रखना, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक, ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ये भी डार्विन ने दिया था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। प्रकृति खुद चयन करेगी, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्रकृति कुछ खुद चयन करेगी कौन जिएगा कौन मरेगा, तो प्रकृति ही ये सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, ठीक है। तो क्या प्रकृति का आपके जीवन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। प्रकृति ने देखा होगा, देखो इंसान तो सब एक जैसे हैं, लेकिन तुमने देखा होगा कुछ कोई बच्चे तो ऐसे बिल्कुल गरीब घर में जन्म लेते हैं, कुछ बिल्कुल अमीर घर में लेते हैं, कुछ को जन्म से ही सब कुछ पका पकाया मिल जाता, कुछ को हर चीज़ पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो ये प्रकृति का योगदान है ना इसमें। तो प्रकृति डिसाइड करती है कि कौन जिएगा कौन मरेगा। तो ये दो थ्योरी किसने दी है? डार्विन ने। एक तो दिया है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, अगर आपको सर्वाइव करना है तो फिट रहना पड़ेगा, चाहे किसी भी चीज़ में हो भाई। और दूसरा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति खुद इस बात का डिसाइड करेगी कि क्या होगा, ठीक है। ये दो थ्योरी दी हैं बच्चों, किसने? डार्विन ने। एक थ्योरी लेमार्क की भी याद रखना, जो पूछी जाती है, ठीक है। लेमार्क ने भी एक सिद्धांत दिया था जो एग्जाम में पूछा जाता था। इसने कहा था बच्चों, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स, एक्वायर्ड ट्रेड्स, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, लक्षणों की वंशागति, लक्षणों की वंशागति, ठीक है। तो क्लास ध्यान से जानेगा, उसका सिलेक्शन भी जरूर होगा। अगर आप हर एक बात पे फोकस करोगे, क्या मतलब है समझ के करोगे, तो ये लेमार्क ने दिया था। लेमार्क की जो थ्योरी है ना, वो इतनी बढ़िया नहीं मानी जाती। उपार्जित लक्षण क्या होते हैं बच्चों? उपार्जित लक्षण वो होते हैं जो अपने जीवन काल में आप मेहनत करके कमाते हो। आपके अंदर दो प्रकार के गुण हैं। एक गुण तो जो आपको अपने माता पिता से मिल गए, दूसरे गुण आपने खुद मेहनत करके कमाए हैं। जैसे मान लो आपके माता पिता लंबे थे, आप भी लंबे हो, आपके माता पिता गोरे थे, आप भी गोरे हो, तो ये गुण तो आपको मिले हैं अपने माता पिता से, ठीक है। दूसरे गुण आपने अपनी मेहनत करके कौन कौन से कमाए हैं? जैसे मान लो आप जिम में जाके रोज एक्सरसाइज करते हो, तो आप एक सुडौल शरीर के स्वामी हो, तो ये आपका उपार्जित लक्षण है, आपने मेहनत करके कमाया है। खा के पड़े रहोगे तो पेटले हो जाओगे, ठीक है, तो ये मतलब है। दूसरी बात, आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश पढ़ते हो, तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, तो ये भी उपार्जित लक्षण है। तो जो ये डार्विन व्यक्ति, ये लेमार्क व्यक्ति था ना, इसने लेमार्क ने कहा था कि जो हम उपार्जित लक्षण होते हैं ना, ये अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। ये बात गलत थी बच्चों। जैसे मान लो आप जिम में जाके मस्कुलर हो जाओगे, ठीक है, हट्टा कट्टे गात के हो जाओगे, क्या तुम्हारा बच्चा मस्कुलर पैदा होगा? आंसर है नहीं, उसे अपने जीवन में खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बात लेमार्क की गलत थी। तो ये थ्योरी लेमार्क ने दी थी, ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स, ये लेमार्क की थ्योरी है। और डार्विन की दो याद रखना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात तुम समझ गए होंगे। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, ठीक है। वर्गीकरण के विज्ञान किस विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? सीधी सीधी बात ये पूछ रहा है। बताओ भाई क्या आंसर तुम बताते हो।
वर्गीकरण का विज्ञान किससे संबंधित है? वर्गीकरण का विज्ञान किससे संबंधित है? डार्विन फिंचीज। डार्विन फिंचीज अलग चीज़ है प्रीति दैया। डार्विन फिंचीज भी डार्विन का ही दिया है, ये भी बच्चों एवोल्यूशन को ही बताता है। डार्विन फिंचीज ठीक है। डार्विन फिंचीज अलग चीज़ है। डार्विन फिंचीज तो एक द्वीप पे उसने देखा था, पक्षियों से रिलेटेड है ये, ठीक है। डार्विन फिंचीज भी एवोल्यूशन से रिलेटेड है। हाँ बिल्कुल भाई। तो टैक्सोनॉमी साइंस की वो ब्रांच है, टैक्सोनॉमी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब है वर्गीकरण। तो टैक्सोनॉमी साइंस की वो ब्रांच है, ठीक है। तो उल्टा भी पूछ सकते हैं भाई, जीवों के वर्गीकरण के बारे में किस ब्रांच में पढ़ा जाता है? तो टैक्सोनॉमी याद रखना, टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम जीवों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा चलो मुझे बताओ, जीवों का वर्गीकरण क्यों करते हैं हम? क्यों करते हैं हम जीवों का वर्गीकरण? क्यों हमने कहा ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये बंदर है, ये इंसान है? क्यों किया हमने जीवों का वर्गीकरण? तो जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है बताना जरा मुझे, क्यों किया जाता है जीवों का वर्गीकरण? हम जीवों का वर्गीकरण क्यों करते हैं? वाई दिस कोलावरी, क्यों करते हैं हम जीवों का वर्गीकरण? बताओ मुझे, क्या कहते हो तुम? जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है? शाबाश भाई। जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है? तो जीवों का वर्गीकरण इसलिए किया जाता है बच्चों कि हर एक जीव का जो बॉडी डिज़ाइन है ना अलग अलग प्रकार से है। मनुष्य की जो बॉडी की संरचना है वो अलग प्रकार से है। तो लगभग जिन जीवों का बॉडी डिज़ाइन एक जैसा होता है उन्हें हम एक वर्ग के अंदर रख देते हैं, ताकि हम उनका अध्ययन, सभी का अध्ययन ना करना पड़े, एक दो का अध्ययन कर लें और फिर हम कहें भाई सब एक जैसे हैं। जैसे तुम मैथ में नहीं करते हो भाई, एक दो सवाल कर दिए सभी इसी प्रकार के हैं, सारे आ जाएंगे अपने को। तो ये सिस्टम है, ठीक है। तो स्टडी के लिए हमने जीवों का वर्गीकरण किया है ताकि हम अध्ययन आसानी से कर सकें। अगला क्वेश्चन है ये, स्वपोषित। स्वपोषित का मतलब है भाई खुद का पोषण करने वाले, जिन्हें इंग्लिश में कहेंगे बच्चों हम क्या? ऑटोट्रोपिक। जो अपना भोजन खुद बना सके उन्हें स्वपोषित कहते हैं। थैलोफाइटा। थैलोफाइटा बच्चों पौधों का एक समूह है, पौधों का एक ग्रुप है थैलोफाइटा वाले। क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? यानी थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर जो जीव आते हैं और वो अपना भोजन खुद बना सकें, तो अपना भोजन खुद बनाने वाले थैलोफाइटा को क्या कहेंगे? तो बच्चों अपना भोजन खुद बनाने वाला, देखो जो थैलोफाइटा होते हैं ना उन्हें शैवाल कहते हैं बच्चों। शैवाल, शैवाल जो एल्गी होती है ना बच्चों, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। तुमने पढ़ा होगा शैवाल, जैसे काई है, काई जिसे तुम नील हरित शैवाल कहते हैं। तो काई बच्चों हरे कलर की होती है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये कौन से ग्रुप के अंदर आता है? थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर आता है। तो ये अपना भोजन खुद बनाता है बच्चों, ठीक है। तो स्वपोषित जो मतलब अपना भोजन खुद बनाने वाले थैलोफाइटा पौधों का वो ग्रुप है, उसको किसको कहा जाता है बच्चों? इस ग्रुप के अंदर आता है शैवाल। शैवाल समझते हो ना, नील हरित शैवाल। शैवाल कई प्रकार के होते हैं, नील हमारे ब्लू कलर के भी होते हैं, ग्रीन कलर के भी, ब्राउन कलर के भी होते हैं, ठीक है। ब्लू नहीं होते, ग्रीन, ब्राउन और रेड कलर के आपके क्या होते हैं? एल्गी होती है बच्चों। तो शैवाल बच्चों स्वपोषित है, अपना भोजन खुद बना सकता है। दूसरा थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर आएगा। तो जीवों का वर्गीकरण जो है हम क्लास के अंदर थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे, वहाँ हम बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कौन से थैलोफाइटा है, कौन से ब्रायोफाइटा है, कौन से टेरिडोफाइटा है, ठीक है। वहाँ ये हम डिटेल में इनका अध्ययन करेंगे। अगला क्वेश्चन है ये, अमरबेल क्या है भाई? तो अमरबेल तुमने देखा होगा कि भाई अमरबेल क्या करती है बच्चों? किसी पौधे के ऊपर ये पौधे के ऊपर पौधे को ये चारों तरफ से लपेट लेती है और उस पौधे से भोजन प्राप्त करती है। तो अमरबेल क्या है ये आपको बताना है। तो अमरबेल क्या है ये आपको बताना है। बताओ भाई क्या आएगा? ठीक है, सप्लायर है, ठीक है, सुपर प्लांट है, ठीक है। उसके बाद है भाई मरूद भी, तो वो होते हैं भाई जो पौधे, इनको वैसे जेरोफाइटा कहते हैं इंग्लिश में, और परजीवी है, दूसरों से भोजन प्राप्त करती है। तो यहाँ पे बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, जो अमरबेल है वो परजीवी है, लेकिन पूरी तरह से परजीवी नहीं है बच्चों। ये सारा भोजन दूसरों से प्राप्त नहीं करती, खुद कुछ भोजन खुद भी बनाती है। तो इसका बेस्ट आंसर तो आना चाहिए था आंशिक परजीवी। आदि परजीवी है, आंशिक का मतलब है पार्शियली है, ठीक है। तो आंशिक परजीवी है ये, आंशिक परजीवी।
दूसरों से जो भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी कहते हैं बच्चों। दूसरों से जो भोजन प्राप्त करता है उसको परजीवी कहते हैं भाई। तो अमरबेल क्या है? परजीवी है, ठीक है, आंशिक परजीवी है अमरबेल। तो पूरी तरह से परजीवी नहीं है, आंशिक परजीवी है अमरबेल भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। इसी प्रकार भाई अमरबेल की तरह तुमने एक चंदन का पौधा होता है, चंदन, ठीक है, चंदन सा बदन, चंदन, चंदन का जो पौधा होता है ये भी आंशिक परजीवी होता है बच्चों। चंदन का पौधा वहीं पे उगता है जिसके आसपास बहुत सारे पौधे होंगे। ये दूसरे पौधों से भोजन प्राप्त करता है बहुत, ठीक है। तो ये अपने आसपास के पौधों से प्राप्त करता है भोजन। अगर चंदन का पेड़ कहीं पे उग रहा है, उसके आसपास के सारे पौधों को तुम क्या कर दो, हटा दो, तो धीरे धीरे चंदन का पेड़ आपका सूखना शुरू हो जाएगा। तो चंदन का पेड़ भी बच्चों दूसरों से भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। पांडा, ठीक है, पांडा सभी ने जाना होगा, भालू जैसा एक जानवर होता है, ठीक है। तो पांडा कौन से कुल में आता है? तो पांडा बच्चों भालू के कुल में आता है। जिस कुल में भालू है उसी कुल में पांडा आता है। तो पांडा और भालू का जो कुल है, ठीक है, जो इनका क्या है बच्चों, वंश है, एक जैसा है। तो भालू के कुल में ही पांडा आता है, ठीक है। तो जिस परिवार से भालू आता है उसी परिवार से क्या आता है बच्चों, पांडा आता है। जैसे तुमने सुना होगा ना, कर्ण और अर्जुन एक ही परिवार के थे, ठीक है, उनकी माँ सेम थी। तो इसी प्रकार बच्चों भालू और जो पांडा है इनका कुल भी सेम है, ठीक है, कुल एक है बच्चों इनका। तो भालू आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, पक्षियों के पंख क्या होते हैं भाई? तो कह रहा भाई जो पक्षियों में पंख आते हैं ना, पक्षियों में पंख आते हैं, तो ऐसा माना जाता है शुरू में पक्षियों के पंख नहीं थे, शुरू में पक्षियों के पंख नहीं थे। तो पक्षी बेचारे छोटे छोटे होते थे, पंख नहीं थे, तो जो बड़े बड़े जीव थे ना उन्हें खा जाते थे। तो फिर समय के साथ उनके अंदर विकास हुआ, उनके पंख विकसित हो गए। तो पक्षियों के पंख किससे विकसित हुए हैं बच्चों? मॉडिफाइड हिंड लिम्स, न्यू स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके बाद है बच्चों एपिसील, ठीक है, एट्रोफी, या हमारे पास मॉडिफाइड फोर लिम्स। तो यहाँ पे जो ये वर्ड आता है ना, जैसे दो वर्ड देखो, एक तो होता है बच्चों हिंड लिम्स, इनका मतलब समझो हिंड लिम्स, और एक होता है फोर लिम्स, ठीक है, फोर लिम्स। किनको कहते हैं फोर लिम्स और हिंड लिम्स बच्चों, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे मान लो तुम कोई भी जीव देखो, चार टांग वाला जीव देखो, तो आगे वाले जो उसके हाथ, जैसे आगे वालों को क्या कहेंगे, फोर लिम्स, पीछे वालों को कहेंगे हिंड लिम्स, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी मैं एक जीव ले लूँ, जैसे मान लो मैं एक मेंढक ले लूँ, मेंढक, 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 ठीक है, ये मैंने मेंढक ले लिया। तो ये इसके आगे के दो पैर हैं, ये पीछे के दो पैर हैं, तो आगे वाले को कहेंगे फोर लिम्स, आगे वाले को क्या कहेंगे, फोर लिम्स, ठीक है, और पीछे वाले को कहेंगे हिंड लिम्स, पीछे वाले को कहेंगे हिंड लिम्स। तो जो ये पक्षियों के जो पंख होते हैं ना, ये आगे वाले जो लिम्स होते हैं ना, इनका विकसित रूप है बच्चों। तो मॉडिफाइड फोर लिम्स हैं ये, मॉडिफाइड फोर लिम्स। तो आगे वाले जो देखो पक्षियों के दो ही पैर होते हैं ना, आगे जो होते थे वो पंख में बदल गए, ठीक है। तो मॉडिफाइड क्या है हमारे पास, मॉडिफाइड फोर लिम्स, मॉडिफाइड फोर लिम्स आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर चौथा। पक्षियों के तुमने देखा होगा दो ही पैर होते हैं, बाकी जानवरों के चार पैर होते हैं। तो ऐसे माना जाता पक्षियों के भी पहले चार पैर थे, वो ज़मीन पे चलते थे, फिर आगे वाले जो पैर, दो आगे वाले जो दो पैर थे ना, वो पंख में बदल गए, तो मॉडिफाइड फोर लिम्स। आगे वालों को फोर कहते हैं, पीछे वाले को क्या कहते हैं बच्चों, हिंड, ठीक है। आगे देखो भाई, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मॉडिफाइड फोर लिम्स, इसका आंसर आ गया। चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है भाई, समुद्र के अंदर जीव होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कोरल। क्या कहते हैं बच्चों, कोरल कहते हैं उन्हें, कोरल, जिन्हें हम कहते हैं मूंगा, मूंगा कहते हैं उन्हें, हिंदी में कहते हैं मूंगा। और ये चूना छोड़ते रहते हैं और इनकी एक के ऊपर एक परत बनती रहती है। तो समुद्र के अंदर ऐसी एक परत जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे कहते हैं कोरल रीफ, कोरल रीफ कहते हैं।
तो ये मूंगा की जो फैमिली होती है ना, मूंगा के ऊपर मूंगा की परत जमती रहती है, तो इनकी परत से जो बनती है उसे कोरल रीफ कहते हैं। हिंदी में इसे परवाल भित्ति कहते हैं, परवाल भित्ति। परवाल भित्ति तुमने सुना होगा ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है, तो परवाल भित्ति। तो इन मूंगा से बनती है बच्चों परवाल भित्ति। तो जो ये मूंगा जो है, चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले जो छोटे छोटे जीव है, इनसे क्या बनता है बच्चों, मूंगा चट्टान बनती है, जिन्हें हम परवाल भित्ति कहते हैं, परवाल भित्ति। ठीक है, मूंगा चट्टान कह लो या परवाल भित्ति, तो कोरल रीफ कहते हैं इन्हें। ठीक है, तो मूंगा से ये बनती है, कोरल रीफ इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये है बच्चों, शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि होने के फलस्वरूप अल्प ताप होता है भाई। तो कह रहा भाई शरीर का तापमान एकदम कम हो जाए तो हमारे शरीर की जो गर्मी बाहर निकल जाती है, तो अल्प ताप एक कंडीशन आ जाएगी। ये किसके अंदर होगी? मेंढकों को होगी, मानव को होगी, छिपकलियों को होगी या सांप को होगी बच्चों। तो जो मनुष्य होता है ना बच्चों, मनुष्य जो ये होते हैं ना, मेंढक, छिपकली और सांप, ये क्या करते हैं बच्चों, वातावरण के हिसाब से अपनी बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य जो है ना, मनुष्य की बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है। मनुष्य गर्म खून का जीव है। मनुष्य कैसा जीव है बच्चों? वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड जीव वो होते हैं बच्चों जो जिनकी बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा रहता है। इन्हें गर्म खून के क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, गर्म खून के जीव इन्हें कहा जाता है। तो मनुष्य और पक्षी इस ग्रुप के अंदर आते हैं। मनुष्य भी गर्म खून का होता है, पक्षी भी गर्म खून का होता है। तो जैसे तुम्हें पता है, मनुष्य की बॉडी का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर एकदम कम हो जाए तो हमें प्रॉब्लम होगी बच्चों, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है इससे। तो ये प्रॉब्लम किसके अंदर होगी बच्चों? मनुष्य को होगी, मनुष्य को होगी। मेंढक, छिपकली, सांप, इनको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो ठंडे खून के जीव है। ये तो वातावरण के हिसाब से अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर है ना, वो एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे तुमने सुना होगा ना, कुएं का मेंढक। मेंढक क्या करता है बच्चों? अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करता है। ठीक है, तुम बेशक से एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। जैसे मान लो एक बर्तन लिया तुमने, ठीक है, एक बर्तन तुमने ले लिया, इस बर्तन के अंदर पानी है, इस बर्तन के अंदर पानी है, और इस पानी के अंदर तुमने क्या कर लिया? मेंढक को डाल दिया। इस पानी के अंदर तुमने मेंढक को डाल दिया, मेंढक को डाल दिया। ठीक है, इस पानी के अंदर मेंढक को डाल दिया। तो मेंढक क्या होता है बच्चों? ठंडे खून का जीव होता है। ये क्या करेगा? बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट करेगा। अब तुम इस पानी को गर्म कर दो तो और जीवों को पानी गर्म होगा तो और जीव तो पानी में से भाग जाएंगे, मेंढक नहीं भागेगा। ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट करेगा, तो अपनी पानी के अंदर ही रहेगा, अपनी बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट करेगा, एडजस्ट करेगा, एडजस्ट करेगा, एडजस्ट करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा पानी बहुत गर्म हो जाएगा और ये यहीं पे क्या हो जाएगा? फ्राई हो जाएगा, ये मर जाएगा। ठीक है, यानी ये कुएं का मेंढक, ये कुएं को नहीं छोड़ेगा। जिस पानी के बर्तन में इसे डालोगे नहीं छोड़ेगा। पानी को हम अंदर से गर्म कर रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है तो ये भागा नहीं, तो ये क्या रहा? वहीं रहा। इसने क्या किया? अपने आप को एडजस्ट किया। तो यही तुम्हारे पास भी है। क्या होता है जब तुम्हारे अंदर क्या आ जाती है? मुसीबत आ जाती है। तुम हर चीज़ में कह देते हो मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। किसी को मना नहीं करते हो, किसी भी परिस्थिति से भागते नहीं हो, और एक टाइम ऐसा आता तुम फंस जाते हो। ठीक है, तुम्हारे दोस्त ने कहा यार पैसे चाहिए, तुम कहेगा हो जाएगा। तुम्हारी बीवी या गर्लफ्रेंड ने कहा सर पैसे चाहिए, तुम कहोगे हो जाएगा। तुम्हारे घर वालों ने कहा पैसे चाहिए, हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा तुम्हारे पास पैसे नहीं है, सबको तुमने हाँ भर दी, तुम फंस गए। तो आदमी को जीवन में अगर सफल होना है तो उसे ना कहना आना चाहिए। जो तुम्हारे बस की बात नहीं है तुरंत मना कर दो, उस चीज़ को छोड़ दो। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं वो अपने संबंधों में फंस जाते हैं। हर को किसी का वो दिल नहीं दुखाना चाहते, हर जगह हाँ 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 कह देंगे, ये काम भी मैं कर लूँगा, वो काम भी मैं कर लूँगा, फंस जाओगा। तो इसी प्रकार तुम्हें कुएं का मेंढक नहीं बनना। कुएं से बाहर निकलो, भाग जाओ, बाहर की जीवन में देखो। ठीक है, जो तुम्हारे बस की बात नहीं है छोड़ दो। ठीक है, और जो तुम्हारे काम की भी चीज़ नहीं है, तो सबको सेटिस्फाई करना तुम्हारा काम नहीं है, सबको सफाई देना तुम्हारा काम नहीं है। कि यूट्यूब पे नहीं आता है आदमी हो तुम साबुन नहीं हो, सबको सफाई नहीं दे सकते तुम। ठीक है, तो मेंढक के अंदर ये होता है। लेकिन ये सारे जीव अपनी बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं वातावरण के इंसान। मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य का बॉडी का टेम्परेचर जैसे ही कम होगा, व्यक्ति को ठंड लग जाएगी, फिर उसकी बॉडी के हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे। तो मनुष्य आंसर आएगा भाई इसका। निम्नलिखित में से किसका हृदय सिरायुक्त होता है? तो तुमने पढ़ा होगा बच्चों, हमारे शरीर में दो प्रकार की नसें हैं मनुष्य के अंदर। ठीक है, एक तो होती है बच्चों धमनी, एक तो होती है धमनी जिसे तुम क्या कहते हो? आर्टरी, जिसे तुम क्या कहते हो? आर्टरी। और एक होती है बच्चों सिरा, ठीक है, जिसे तुम कहते हो वेन। ठीक है, हमारे अंदर तो ये दो प्रकार की नसें हैं। इन धमनियों में से शुद्ध खून बहता है, ऑक्सीजनेटेड जिसे कहते हो, और इन सिराओं में से अशुद्ध खून बहता है सर, डीऑक्सीजनेटेड बहता है। तो ये कह रहा है ऐसे कौन से जीव हैं जिनके शरीर में केवल सिरायुक्त खून बहता है, यानी केवल सिरायुक्त का मतलब केवल अशुद्ध खून बहता है। तो ऐसे जीव हैं बच्चों मछलियाँ। तो मछलियों के शरीर में केवल अशुद्ध खून बहता है बच्चों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई।
अशुद्ध का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड। तो मनुष्य के शरीर में केवल डीऑक्सीजनेटेड ही ब्लड फ्लो करता है। मनुष्य की बॉडी में केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनकी बॉडी के अंदर फ्लो नहीं करता। तो मनुष्य के शरीर में केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही क्या करता है बच्चों, फ्लो करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे फ्लो नहीं करता। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता? कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता? ठीक है, सांप, कछुआ, ठीक है, टुरेट्रा, फेक, फेक यानी टोड, टोड बड़े मेंढक को कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो कान का पर्दा बच्चों किस में नहीं होता? सांप में नहीं होता। सांप में कान ही नहीं होते तो कान का पर्दा कहाँ से आएगा? तो सांप क्या करता है, जो कंपन होती है ना उन्हें महसूस कर सकता है। तो सांप के अंदर कान नहीं होती बच्चों। ठीक है, तो इनके अंदर विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है जिसे कंपन महसूस कर सकते हैं। तो सांप के अंदर कान भी नहीं होती, कान का पर्दा भी नहीं होता। इसका मतलब जब सपेरा बीन बजाता है ना, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, ये वाली बीन तुमने देखी है ना, अमरीश पुरी वाली। ठीक है, हाँ अमरीश पुरी वाली। तो कान, जो सांप है ना उसको बीन की आवाज़ नहीं सुनती। ठीक है, वो क्या करता है, जब वो सपेरा क्या करता है, ज़मीन को हिट करता है पैर से तो कंपन महसूस कर सकता है सांप। ठीक है, तो कान नहीं होते सांप के, तो कान ही नहीं है तो कान का पर्दा भी नहीं होगा। कीट एक प्राणी है जिसमें होते हैं भाई, तो कीट के अंदर क्या होता है? कीट के अंदर क्या होता है बच्चों? 3 जोड़ी पैर होते हैं, 3 जोड़ी पैर होते हैं। ठीक है, 4 जोड़ी टांगे होती हैं, सिर, वक्ष और पेट होता है। पंखों का जोड़ा एवं एंटीना होता है। सिर का मतलब सिर, वक्ष का मतलब ठीक है, वक्ष और पेट होता है बच्चों। तो हमारा शरीर 3 भागों में है ना भाई, सिर, उसके बाद फिर क्या है धड़, और फिर हमारे पैर हैं बच्चों। ठीक है, तो जो कीट होते हैं ना बच्चों, इनकी एक विशेषता होती है। कीटों की एक विशेषता याद रखना, कीट उसी को मानते हैं जिसके अंदर 3 जोड़ी पैर हो, 3 जोड़ी पाद, पाद का मतलब पैर, 3 जोड़ी तो पैर होने चाहिए, उसके अंदर 2 जोड़ी पंख होने चाहिए। ये कीटों की प्रॉपर्टी है, 2 जोड़ी पंख होने चाहिए। तो ये बात याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कॉकरोच आपका एक कीट है, तो उसको कॉकरोच को आज उसको उल्टा करके देखना, उसके 3 जोड़ी पैर हैं, 2 जोड़ी पंख है। तो कीटों की ये विशेषता होनी चाहिए, 3 जोड़ी पैर, 2 जोड़ी पंख, 3 जोड़ी पैर, 2 जोड़ी पंख। ठीक है, और कीट जिस ग्रुप के अंदर आते हैं बच्चों उसको कहते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंदर आते हैं आपके मोस्टली कीट। तो कीटों की ये विशेषता है भाई, 3 जोड़ी टांगे और 2 जोड़ी पंख होने चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 जोड़ी टांगे होनी चाहिए कीट के अंदर भाई, 3 जोड़ी टांगे। अगला क्वेश्चन, वनस्पति जगत में निम्न में से किसको जल स्थलचर कहते हैं भाई? इस क्वेश्चन को समझो। वनस्पति जगत का मतलब है पौधों की बात कर रहा है भाई। वनस्पति जगत का मतलब है पौधों की बातें चल रही है। वनस्पति तो पौधों को ही कहते हैं ना। पौधों में किसको? जल का मतलब है पानी, स्थल का मतलब है जमीन, चर का मतलब है रहने वाला। ठीक है, तो ऐसा कौन सा चीज़ है पौधों के अंदर जो पानी में भी और ज़मीन दोनों में रह सकता है भाई? तो वो क्या है बच्चों? शैवाल। तो शैवाल तो पानी में उगती है ज़्यादातर। ठीक है, तो वो कौन सी चीज़ है इनमें से जो पानी में भी उग सकती है और ज़मीन में भी उग सकती है? तो वो जो ग्रुप होता है ना बच्चों, जो पानी और ज़मीन दोनों में उग सकता है, किसके अंदर? पौधों के अंदर। उसको कहते हैं बच्चों ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा ऐसे पौधों का वो ग्रुप है जो क्या कहलाते हैं बच्चों? उभयचर कहलाते हैं। उभयचर का मतलब, उभय का मतलब है दोनों, चर का मतलब चरने वाला, ठीक है, घूमने वाला। तो दोनों जगह रहने वाले को कहते हैं बच्चों ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा ऐसे पौधे होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन में भी रह सकते हैं बच्चों। पानी और ज़मीन दोनों में रहने वाले को कहते हैं ब्रायोफाइटा। क्या कहते हैं बच्चों? ब्रायोफाइटा। जो ये टेरिडोफाइटा है बच्चों, टेरिडोफाइटा, इन्हें रेप्टाइल कहते हैं बच्चों, पादप जगत का रेप्टाइल। ठीक है, ये दूसरे पौधों का सहारा लेके चलते हैं बच्चों, इन्हें रेप्टाइल कहते हैं। तो पादप जगत का रेप्टाइल है टेरिडोफाइटा, पादप जगत का एम्फीबियन यानी उभयचर है आपका ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका ये, नीला हरित शैवाल यानी काई, नीला हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी किस समूह के अंदर आता है? तो जो ये काई होती है ना बच्चों, नील हरित शैवाल, इसके अंदर बैक्टीरिया जैसे गुण होते हैं। तो इस नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसको? साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया ग्रुप के अंदर ये आएगा, साइनोबैक्टीरिया। तो याद रखना, कई बार ये पूछा जाता है नील हरित शैवाल का दूसरा नाम बताओ, नील हरित शैवाल का दूसरा नाम बताओ। तो आंसर आ जाएगा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया कहा जाएगा भाई इसको। तो नील हरित शैवाल का जो दूसरा नाम है वो क्या है? साइनोबैक्टीरिया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन,
मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो कहता भाई जब मानव जातियों का वर्गीकरण किया जाता तो तुमने पढ़ा होगा मनुष्य की अलग अलग जातियां होती है ना, तुम नहीं पढ़ते हो, इंडियन, एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की मानव भी अलग अलग प्रकार के हैं। तो मानव जातियों का भाई जो अफ्रीका वाले हैं वो अलग जाति के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे तुमने पढ़ा होगा आर्य, ठीक है, तो हम कहते हैं भाई हम आर्यों की संतान है। तो मानव का वर्गीकरण किया जाता है। तो किस आधार पर मानवों का वर्गीकरण किया जाता है? नहीं किया जाता। किस आधार पर नहीं किया जाता? तो मानव का जब वर्गीकरण किया जाता ना, किस किस आधार पर किया जाता? नाक के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद भाई बाल के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। तुमने देखा होगा जैसे अपने बाल, तो मोस्टली लोगों के बाल अपने क्या हैं, काले हैं और स्ट्रेट हैं। और तुम जो अफ्रीका की तरफ देखना, उनके बाल थोड़ा करली वाले होंगे, घुंघराले घुंघराले बाल होंगे उनके, है ना। उसके बाद बच्चों लिप्स के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। लिप्स के आधार पर, होठों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, होठों के आधार पर, ठीक है। होठों से छू लो तुम मेरा प्रेम अमर कर दो, तो होठों के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। तुम देखो उधर वो अफ्रीका वाले, उनके होंठ बड़े बड़े मिलेंगे, ठीक है, लिपस्टिक का खर्चा ज़्यादा है। और कुछ होते हैं उनके होंठ बिल्कुल क्या होते हैं, छोटे छोटे मिलते हैं। तो होठों के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद है भाई आँखों के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तो आँखों के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। कई लोगों की आंखें ऐसी होती ना, देखता है कितना मासूमियत है, आंखों से पता चल जाता है। तो लेकिन बच्चों कान के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जाता, कान के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जाता। तो नाक के आधार पर, बालों के आधार पर, लिप्स के आधार पर, आंखों के आधार पर, स्किन कलर के आधार पर भी, भाई त्वचा के रंग के आधार पर, स्किन कलर के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। ये गाना केवल गाना है, लेकिन गोरे काले का भेद किया जाता है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो कोई नहीं चाहता कि उसकी बहू काली आ जाए, सब तुम गोरी बहू ही चाहते हो। तो गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता, ये गाना फेक है, ठीक है। दिल से तुम इसे क्या नहीं मानते बच्चों। तो गोरा जो रंग होता है उसकी तरफ इंसान क्या होता है, ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। यही तो इंसान की कमी है, वो हमेशा केवल क्या देखता है, वो बाहरी सुंदरता देखता है, वो आंतरिक गुणों को नहीं देखता। आंतरिक गुणों को देखो, ठीक है, ठीक है। तो शादी करने से पहले से बढ़िया तो है कि काले रंग की एक भैंस पाल लो, दूध तो देगी, ठीक है। तो रंग के ऊपर मत जाओ। तो कान के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जाता, बाकी सभी आधार पर वर्गीकरण किया जाता। बता दिया मैंने किस किस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। जीवाणु की वृद्धि किसके द्वारा नापी जाती है बच्चों? जीवाणुओं की वृद्धि, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान सा, वृद्धि मापी कहते हैं उसको भाई, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रो प्रकाश मापी, तो ये भाई रेडिएशन वगैरह नापने के है। और रुधिर ब्लड से रिलेटेड है। कैलोरी मापी जो टेम्परेचर नापने के लिए होता है, तो वृद्धि मापी कहते हैं उसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका आंसर आ जाएगा। एक जीवाणु कोशिका पर, ये क्वेश्चन मैं कई बार एग्जाम में तुम्हें करा चुका हूँ, ठीक है। एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है, 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे, ठीक है। तो अब होगा क्या भाई, देखो एक जीवाणु था, हर 20 मिनट बाद इसके अंदर क्या होगा, विभाजन होगा। तो 20 मिनट के बाद, ठीक है, 2 के 4 हो जाएंगे, सॉरी 1 का 2 हो जाएगा। 20 मिनट के बाद 1 के 2 हो जाएंगे भाई, इसके अंदर विभाजन होगा, 2 हो जाएंगे। अगले 20 मिनट बाद ये 2 के 2 विभाजित होंगे, 4 हो जाएगा। और अगले 20 मिनट के बाद ये 4 के 4 विभाजित होंगे, 8 हो जाएगा। तो 1 घंटा हो गया भाई। अब अगले 20 मिनट में ये 8 का विभाजन होकर 16 हो जाएगा। फिर अगले 20 मिनट में 16 का विभाजन होकर 32 हो जाएगा। अगले 20 मिनट में 32 का विभाजन होकर 64 हो जाएगा। तो आप 2 घंटे हो गए भाई, 20 20 20 60, ये 20 20 20 60, ये 2 घंटे हो गए। तो 2 घंटे में जीवाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 64। जो हमारे, ठीक है, तो 2 घंटे में जीवाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी, 64 हो जाएगी, 64 संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 64 आंसर आ जाएगा बच्चों, इसका 64 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। झींगे के हृदय में क्या होता है, ठीक है, झींगे के हृदय में क्या होता है, ठीक है, जिसे तुम प्राण कहते हो, ठीक है, प्राण या पान कहते हो जिसे, तो ये झींगा होता है भाई, झींगा,
ठीक है। तो झींगे तुमने देखे हैं ना, वो बिल्कुल उनके आगे से जो बिल्कुल पतले पतले सींग जैसे होते हैं झींगे, ठीक है। जैसे हमारे पास वो नहीं होता ग्रास होपर से थोड़े छोटे होते हैं, झींगे कहते हैं उन्हें, ठीक है। झींगा मछली भी होती है, ठीक है, लोग खाते भी इन्हें। तो झींगे के हृदय में भाई शुद्ध खून बहता है, जैसे मछलियों के तो हृदय में अशुद्ध खून बहता है। जैसे हमने पढ़ा था जो मछलियाँ होती है ना, मछली के हृदय में तो अशुद्ध खून बहता है, डीऑक्सीजनेटेड खून बहता है। और जो ये झींगे होते हैं ना, झींगे, इन झींगों की क्या विशेषता होती है, इनके हृदय में शुद्ध खून रहता है। इनके हृदय में कैसा खून रहता है, शुद्ध खून रहता है। तो बिल्कुल रक्त नहीं होता, विऑक्सीजनित खून होता है, ऑक्सीजनेटित होता है बच्चों। तो ऑक्सीजन वाला रक्त होता है, ऑक्सीजन वाले रक्त को ही तो शुद्ध कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इनके हृदय में, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, झींगा, ठीक है, प्राण जिसे कहते हो या पान जिसे कहते हो, तो इनके अंदर शुद्ध खून होता है। इनके अंदर क्या होता है, शुद्ध खून, ऑक्सीजन वाला रक्त होता है भाई। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता लेकिन श्वास प्रश्वास हो लेता है? कह रहा भाई ऐसा कौन सा जीव है जिसके अंदर खून नहीं होता लेकिन वो सांस लेता है? ऐसा कौन सा जीव है जिसके अंदर खून नहीं है लेकिन वो सांस लेगा? ठीक है, तो मछली के अंदर तो खून होता है बच्चों, केंचुए के अंदर भी खून होता है बच्चों। हाइड्रा एक ऐसा जीव है बच्चों जिसके अंदर खून नहीं होता। तो हाइड्रा के अंदर खून नहीं होता लेकिन ये जीव है इसलिए ये सांस लेगा। तो याद रखना, कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए, हाइड्रा के अंदर खून नहीं होता, खून नहीं होता हाइड्रा के अंदर। और तुमने पढ़ा होगा हाइड्रा के अंदर रिप्रोडक्शन भी मुकुलन विधि के द्वारा, इसके अंदर रिप्रोडक्शन भी अलग तरीके से होता है जिसे हम मुकुलन या बडिंग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जाता था कि हाइड्रा के अंदर रिप्रोडक्शन कौन सी विधि से होता है? बडिंग द्वारा होता है बच्चों, ठीक है। कॉकरोच में भी खून होता है, कॉकरोच का खून तुमने देखा होगा वाइटिस होता है। कभी मारा तुमने चप्पल से कॉकरोच, ठीक है, तो उसका खून लाल नहीं होता, वाइटिस खून होता है कॉकरोच का, ठीक है। तो अगर पूछे भाई कॉकरोच के खून का रंग बताओ तो वाइटिस होता है। कॉकरोच से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉकरोच के बारे में भी याद रखना, कॉकरोच का खून वाइट होता है। और एक पूछा जाता है इसके हृदय में ना, कॉकरोच के हृदय के अंदर 13 चैम्बर होते हैं भाई, हृदय में 13 कक्ष होते हैं कॉकरोच के। और कॉकरोच का सिर काटने पर भी ये 7 दिन तक जीवित रह सकता है, 7 दिन तक जीवित रह सकता है। तो कौन सा जीव सिर कटने के बाद भी 7 दिन तक जीवित रह सकता है? कॉकरोच। और ये जो कॉकरोच होता है ना बच्चों, इस पर रेडियो तरंगों का प्रभाव नहीं पड़ता। रेडियो तरंगें हमारे लिए हानिकारक होती हैं जिनसे में त्वचा का कैंसर हो जाता है, लेकिन कॉकरोच के ऊपर रेडियो तरंगों का प्रभाव नहीं पड़ता बच्चों। कॉकरोच के ऊपर रेडियो तरंगों का प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा सर्वाइव कॉकरोच हर जगह पाए जाएंगे दुनिया में। तुम्हें ऐसी जगह मिल जाएंगी वहाँ मच्छर नहीं है, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ कॉकरोच नहीं होगी। कॉकरोच के अंदर सर्वाइव करने की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है। एक तो तुमने वो पौधा देखा होगा जिसमें दूध सा निकलता है, जिसके वो देखो वो ऐसे उड़ जाते हैं, वो वाइट कलर के। तुमने देखा ना एक पौधा जो दूध सा, क्या कहते हैं उसे, आग का प्लांट कहते हैं। तो उसके ऊपर ऐसे उसके बीज के चारों तरफ ऐसे सफ़ेद होते हैं, तुमने देखे वो उड़ के इधर उधर घूमते रहते हैं। तो एक तो ये पौधा और एक कॉकरोच तुम्हें हर जगह मिलेगा। कॉकरोच इसलिए सर्वाइव कर सकता है, वो सब कुछ खा सकता है भाई। कॉकरोच सब कुछ खा सकता है, सब कुछ मतलब कांच, प्लास्टिक, रबड़, बाल, सब कुछ खा लेगा कॉकरोच। तो ये हर जगह सर्वाइव कर सकता है कॉकरोच, हर जगह मिलेगा आपको कॉकरोच, ठीक है। तो कॉकरोच बहुत ही खतरनाक जीव है। तो सर्वाइवल जो टेंडेंसी है कॉकरोच के अंदर बहुत ज़्यादा होती है बच्चों, सर्वाइवल जो टेंडेंसी है कॉकरोच के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। रेंगने वाले और विसरण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं? व्हाट आर द टाइप ऑफ वर्टेब्रेट एनिमल दैट क्रॉल और ग्लाइड? ठीक है, जो रेंगते हैं और ग्लाइड करते हैं उन जीवों को क्या कहते हैं? तो रेंगने वाले जीवों को कहते हैं बच्चों रेप्टिलिया या रेप्टाइल, ठीक है। रेप्टिलिया या रेप्टाइल इन्हें कहते हैं बच्चों, रेंगने वाले जीव रेप्टिलिया या रेप्टाइल इन्हें कहते हैं बच्चों, ठीक है। और हिंदी में, प्योर हिंदी में इन्हें कहते हैं सरीसृप इन्हें कहते हैं भाई, रेंगने वाले जीवों को, ठीक है। इसके अंदर हमारे सांप, छिपकली, कछुआ, ठीक है, ये सारे इसके अंदर आते हैं भाई, ये रेंग कर चलते हैं। डायनासोर को भी इसी ग्रुप के अंदर रखा गया है। तो चौथा इसका आंसर आ गया। अगला है भाई, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदल सकता है बच्चों? गिरगिट रंग बदल सकता है, ठीक है। तो गिरगिट के अंदर बच्चों जैसे क्या होता है, गिरगिट के अंदर जो
पिगमेंट होता है ना भाई, पिगमेंट जिसे हम वर्णक कहते हैं, पिगमेंट होता है जिसे हम वर्णक कहते हैं। तो गिरगिट क्या कर सकता है, इस पिगमेंट को कम ज़्यादा कर सकता है। जैसे मान लो इसे डार्क कलर लाना तो पिगमेंट को एक जगह पे इकट्ठा कर देगा, लाइट कलर लाना तो उसको बिखरा देगा। मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। हमारी बॉडी के अंदर भी कलर के लिए एक पिगमेंट है जिसे मेलानिन कहते हैं। हमें कौन कलर देता है, मेलानिन कहते हैं। लेकिन जो गिरगिट होता है बच्चों, ये पिगमेंट को क्या कर सकता है, स्कैटर कर सकता है। अलग अलग प्रकार के पिगमेंट होते हैं इसमें, तो ये अपना कलर बदल सकता है। हमारे अंदर एक ही प्रकार का पिगमेंट है, अपनी त्वचा का कलर हम नहीं बदल सकते, ठीक है। तो पिगमेंट कहते हैं बच्चों जिसकी वजह से कलर मिलता है बच्चों किसी भी जीव को, उसको पिगमेंट कहते हैं। और इन पिगमेंटों के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे मनुष्य को कौन कलर देता है, मनुष्य को जो कलर देने वाला पिगमेंट है उसका नाम है मेलानिन। तो मनुष्य को जो पिगमेंट कलर देता है उसको कहते हैं मेलानिन। तो मेलानिन एक पिगमेंट है जो हमें कलर देता है और हमें यूवी रेज होती हैं जो सूरज से आती है उनसे प्रोटेक्ट करता है बच्चों। आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, लेकिन अब की बार इसके ऑप्शन अलग हैं, देखो, ठीक है। तो मैंने कहा था दो ही ऐसे जीव हैं जो तुम्हारी बुक में लिखे हुए हैं जो अंडे देते हैं बच्चों। एक का नाम तो है बच्चों एकिडना, और एक का नाम है प्लेटिपस। एक का नाम है प्लेटिपस, ठीक है, प्लेटिपस। तो एकिडना और प्लेटिपस, ठीक है। तो चमगादड़ तो बच्चों को जन्म देता है। तो उसके बाद क्या बच्चों, वेल हो गया। तो ये रहा बच्चों आपका एकिडनास है ये, ठीक है। इसे ही कटीला चींटीखोर कहते हैं भाई। कटीला एक चूहे जैसा होता है, छुछुंदर जैसा, उसके शरीर पे कांटे होते हैं, उसी को कहते हैं बच्चों, पोक्यूपाइन को कहते हैं ये, ठीक है। तो ये एक ऐसा जीव है बच्चों जो क्या करेगा, ये एकिडना कह पढ़ते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। और इसको कहते हैं कटीला चींटीखोर, ठीक है। और या इसे क्या कहते हैं, पोक्यूपाइन कहते हैं इसे। तो चौथा आंसर है इसका, चूहे जैसा ये होता है। किस उभयलिंगी पशु में परनिषेचन होता है, परनिषेचन, ठीक है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब किसी और के साथ निषेचन होगा, ठीक है। मतलब दो चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, वो होता है। किसके अंदर ऐसा होता है, हाइड्रा के अंदर, एस्करीज के अंदर, केचुआ, रेशम कीट, ठीक है। तो ये सारों के नाम तुमने सुनोगे। एक एस्करीज होता है बच्चों। एस्करीज क्या होता है, जैसे अपने पेट में कीड़े नहीं हो जाते वैसे वैसे उनको कहते हैं एस्करीज, वैसा वैसा होता है, लंबे कीड़े जैसा होता है, ठीक है। तो इनके अंदर जो परनिषेचन होता है ना बच्चों, वो परनिषेचन होता है, वो होता है बच्चों केचुए के अंदर, केचुए के अंदर, अर्थवॉर्म के अंदर होता है भाई। तो अर्थवॉर्म इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, परनिषेचन, ठीक है। हाइड्रा के अंदर तो तुम्हें पता है मुकुलन से होता है रिप्रोडक्शन। हाइड्रा के अंदर तो बडिंग होती है, मुकुलन, ठीक है। हाइड्रा के अंदर क्या होता है, मुकुलन होता है। बाकी जो ये जीव है ना, ये एक लिंगी जीव है, मतलब उभयलिंगी जीव है, नर और मादा एक, ठीक है। तो मुख्य रूप से परनिषेचन किस में होता है बच्चों, परनिषेचन होता है केचुए के अंदर, अर्थवॉर्म के अंदर। तो अर्थवॉर्म के अंदर होता है क्या बच्चों, परनिषेचन। याद रखना ये बात बच्चों, ठीक है। हाइड्रा इसका आंसर नहीं आएगा, हाइड्रा गलत है भाई इसका, ठीक है। इसका केचुआ कर लेना। तो यहाँ ये इसका आंसर गलत लिखा गया है। हाइड्रा के अंदर तो बडिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे केचुआ कर लेना, इसका आंसर गलत है, केचुआ, ठीक है। अगर आपसे पूछे भाई केचुआ, हाइड्रा के अंदर क्या होता है, हाइड्रा के अंदर होती है बडिंग। हाइड्रा के अंदर क्या होती है, बडिंग। हाइड्रा के अंदर रिप्रोडक्शन कौन सी मेथड से होता है, बडिंग। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आप बताते हो। शिकार पर पक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो तुम्हें पता है बच्चों ये क्या करते हैं बच्चों, ये जो चमगादड़ और डॉल्फिन है ना, ये अपने आगे कोई रुकावट आ गई, इसका कैसे पता लगाएंगे। जैसे चमगादड़ है बच्चों, तो ये क्या करेगा, पराबैंगनी किरणें छोड़ेगा। तो आगे कोई भी रुकावट आएगी तो ये पराबैंगनी किरण उससे टकरा कर वापस आ जाएगी, तो इसे पता चल जाएगा आगे बाधा है। तो ध्वनि का अपवर्तन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रिपल्स, ध्वनि का प्रकीर्णन, प्रतिध्वनि का निर्धारण। तो प्रतिध्वनि जब आवाज़, देखो ये इन्होंने यहाँ से तरंगे छोड़ी, टकरा कर वापस आई, तो जब आवाज़ टकरा कर वापस आती है ना, इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। तो प्रतिध्वनि का ये निर्धारण कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं, जिनसे ये अपनी बाधाओं का पता लगाते हैं। तो ये आएगा एको डिटर्मिनेशन भाई। तो ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है। प्रतिध्वनि क्यों कहा, जब आवाज़ टकरा कर वापस आएगी तो आगे, जैसे मान लो चमगादड़ ने यहाँ से क्या करा बच्चों, आपकी क्या है, साउंड की ध्वनि छोड़ी, तो टकरा कर वापस आ गई, ठीक है। तो एक विशेष प्रकार की साउंड प्रोड्यूस करता है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों,
बच्चों अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं ना, उसे अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करता है। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करता है चमगादड़, जिन्हें हम प्रासर्व्य तरंगे कहते हैं। तो चमगादड़ क्या करता है, प्रासर्व्य तरंगे छोड़ता है, और जब ये तरंगे टकरा कर वापस आ जाती है तो इसको ही हम एको कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। तो इनसे ये क्या करते हैं बच्चों, आगे रुकावट है इसका पता लगा लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का भी आंसर है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो सभी को पता है बच्चों, सबसे छोटा पक्षी है आपका, ठीक है, हमिंग बर्ड इसे कहते हैं बच्चों, गुंजन पक्षी इसे कहते हैं, हमिंग बर्ड्स। तो ये सबसे छोटा पक्षी है। 5 रुपये का जो सिक्का होता है ना अपना, उतना ही इसका आकार होता है। और इस हमिंग बर्ड्स की एक और विशेषता, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी उड़ सकता है, मतलब मुंह पीछे करे बिना भी बैकवर्ड डायरेक्शन में भी उड़ सकता है। तो बैकवर्ड पीछे की तरफ भी उड़ सकता है, ये पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। ठीक है, कौन सा बच्चों, गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी है ये, हमिंग बर्ड्स। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में विकसित होता है भाई, तो आपने देखा होगा जो हाथी की सूंड होती है ना बच्चों, हाथी की सूंड, ठीक है, तो सूंड के साइड में से 2 दांत बाहर निकले हुए होते हैं बच्चों, जिसे हम बाहर के जो, ये जैसे मान लो ये हाथी की सूंड है, तो आपने हाथी की सूंड के साइड में से देखे होंगे 2 दांत बाहर निकले होते हैं। एक ये वाला दांत है, जैसे मान लो ये एक दांत है और ये एक दांत है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इन दांतों की बहुत डिमांड है, इनकी स्मगलिंग भी की जाती है। तो ये कौन सा दांत होता है, ठीक है, तो तुम्हें पता है 4 प्रकार के, ठीक है, तो ये दांत कौन सा होता है ये आपको बताना, जो हाथी का बाहर दिखाई देता है। ये कैनाइन होता है, परिमोलर होता है, सेकंड इंसीजर होता है, मोलर होता है। तो एक बात और ध्यान रखना, तुम्हें कई लोगों ने बताई होगी, देखो कि ऑप्शन, किसी भी ऑप्शन के साथ अगर स्पेशल इंफॉर्मेशन दे रखी होती है ना, वही आंसर होता है। देखो यहाँ सबके नाम सिंपल सिंपल लिख रखे हैं, रदनख, ठीक है, क्या लिख रखा है, रदनख, अग्र चवर्णक, दूसरा कृंतक चवर्णक, इसके साथ स्पेशल इंफॉर्मेशन दे रखी है। कृंतक है वो भी कौन से नंबर का, दूसरा। तो बाकियों के नाम तो सिंपल सिंपल लिख रखे हैं, इसमें विशेष इंफॉर्मेशन दे रखी है भाई, कृंतक भी कौन सा, दूसरा। तो यही आंसर है बच्चों। तो जो सेकंड इंसीजर होता है ना बच्चों, वो बाहर निकल आता है, ठीक है, जो सेकंड इंसीजर होता है, ठीक है, अगले 4 दांत अपने इंसीजर हैं भाई, ठीक है। तो जो हाथी का जो दूसरे वाला इंसीजर होता है ना, वो बाहर आ जाता है। हाथी के अंदर भी होते हैं दांत, तो तुमने कहा देखा होगा ना, हाथी के जो बाहर के दांत है, दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के दांत अलग। किसके, हाथी के, ठीक है। अपने दिखाने के दांत भी वही है और खाने के दांत भी वही है। 32 ही दिखाओगे भी वही, खाओगे भी वही। लेकिन हाथी के जो अगले दांत, जो सेकंड इंसीजर होता है बच्चों, वो दिखाने के दांत होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में दिखाने के तो नहीं है। तो जैसे अभी मैंने तुम्हें कहा था, डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो पहले क्या होता था, हाथियों का भी आपस लड़ाई हो जाती थी, खुद के एक हाथी की हाथी से भी लड़ाई हो सकती है और जीवों से, तो प्रोटेक्शन के लिए होते थे। तो जो जंगली हाथी देखे होंगे तुमने, उनके दांत कितने बड़े होते हैं, वो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। उनके दांतों के अगर शेर भी आ जाए ना, तो शेर के अंदर भी घुसा देंगे वो, ठीक है। ये जंगली सुअर तुमने देखा होगा, उसकी चमड़ी बहुत मजबूत होती है, उसके भी आगे के दांत है, उसके आगे भी शेर आ जाए, वो शेर को भी मार सकते हैं, ठीक है। तो जो शेर वगैरह होती है ना, ये इनसे ताकतवर जानवर तो बहुत सारे हैं, लेकिन शेर को टेक्निक पता कैसे टैकल करना है। तो केवल शक्ति कुछ नहीं होती, आपको टेक्निक भी आनी चाहिए। तुमने देखा कमज़ोर सा व्यक्ति भी मोटे हट्टे कट्टे व्यक्ति को मार सकता है। सारा खेल है जीवन में टेक्निक का, तो टेक्निक आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, लेकिन आपकी टेक्निक क्या है, ठीक है। तो टेक्निक मैटर अलॉट, बहुत सारी चीज़ें टेक्निक पर निर्भर करती है। निम्न में से विशालकाय स्तनधारी कौन सा है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, सभी को पता होगा। जो ब्लू व्हेल होती है बच्चों, ये सबसे बड़ा स्तनधारी होता है। ब्लू व्हेल क्या होती है, सबसे बड़ा स्तनधारी होता है, ठीक है। ब्लू व्हेल, ठीक है, ब्लू व्हेल है जो, ये स्तनधारी के अंदर आता है, मैमल के अंदर आता है। तो सबसे बड़ा मैमल इसे माना जाता है बच्चों, सबसे बड़ा मैमल होता है बच्चों ब्लू व्हेल। पानी में ये रहता है, और ज़मीन पर रहने वाला सबसे बड़ा मैमल हाथी है बच्चों, ठीक है। वैसे तो सभी में मैं देखें तो ब्लू व्हेल सबसे बड़ा मैमल है, लेकिन केवल आपसे ये पूछ ले, क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले एग्जामिनर कि ज़मीन पे रहने वाला सबसे बड़ा मैमल बताओ, तब ब्लू व्हेल नहीं आएगा, क्योंकि ज़मीन पे थोड़ी रहती है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल तो किस में रहती है, पानी में। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, ये साइरिंग्स किसके वाक्य यंत्र हैं बच्चों, ठीक है। साइरिंग्स किसके वाक्य यंत्र है, वाक का मतलब आवाज़ होती है बच्चों, जिसे आवाज़ पैदा होती है उसको वाक्य यंत्र कहते हैं। तो तुमने पढ़ा होगा कि जो मनुष्य होता है ना बच्चों, हमारे गले के अंदर लैरिंग्स होता है, हमारे गले के अंदर लैरिंग्स होता है। इसी प्रकार जो ये साइरिंग्स होता है ना बच्चों, ये एस, यहाँ पे एस आएगा। जो साइरिंग्स होता है बच्चों, साइरिंग्स, ठीक है, साइरिंग्स, ठीक है, साइरिंग्स होता है बच्चों पक्षियों के अंदर, ये पक्षियों में पाया जाता है बच्चों।
ये पक्षियों में पाया जाता है सायरिंग्स, तो पक्षियों के अंदर ये पाया जाता है, सायरिंग्स इसे कहते हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर तो होता है लैरिंग्स, पक्षियों के अंदर होता है सायरिंग्स। तो पक्षियों के अंदर ये सायरिंग्स है, पक्षी इससे आवाज़ निकालते हैं, ठीक है, पक्षी इससे आवाज़ निकालते हैं, सायरिंग्स। तो पक्षियों का जो वाक यंत्र है उसे सायरिंग्स कहते हैं, मनुष्य का जो वाक यंत्र है उसे लैरिंग्स कहते हैं बच्चों। तो पक्षी किससे आवाज़ निकालते हैं? सायरिंग्स से निकालते हैं, ठीक है। निम्न में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? नियत तापी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियत तापी का मतलब है, नियत का मतलब होता है भाई कांस्टेंट, नियत का मतलब है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है एक समान भाई। तो ऐसा कौन सा जीव है जिसका बॉडी का टेम्परेचर एक समान रहता है? तो जिनकी बॉडी का टेम्परेचर एक समान होता है उन्हें नियत तापी कहते हैं, और नियत तापी को ही गर्म खून के जीव भी कहते हैं बच्चों, गर्म खून के जीव कहते हैं, गर्म खून वाले जीव भी कहा जाता है इन्हें, इन्हें वार्म ब्लडेड कहा जाता है। और अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था 2 ही प्रकार के जीव गर्म खून के होते हैं, एक तो बच्चों पक्षी होते हैं गर्म खून के, और एक होते हैं बच्चों स्तनधारी गर्म खून के होते हैं। स्तनधारी वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। तो पक्षी और स्तनधारी गर्म खून के होते हैं। तो तुम देखो भाई, क्या वेल स्तनधारी है? बिल्कुल सर, वेल सबसे बड़ा स्तनधारी है, ठीक है। वेल सार्क अलग चीज़ है, तो बाकी तो अलग हो गए। तो जो ये वेल है ना बच्चों, वेल ये स्तनधारी है, तो ये गर्म खून का हो गया बच्चों। स्तनधारी समझते हो ना, अपने आसपास जो भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, भेड़, बकरी, इंसान, ये सारे गर्म खून के जीव हैं। इसी प्रकार पक्षी हो गया, तोता, मैना, कबूतर, ठीक है, कोयल, कौवा, ये सारे गर्म खून के जीव हैं, ठीक है। तो वेल क्या होगा? गर्म खून का जीव होगा बच्चों। अगला है, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है कि हमारा जो ब्रेन है और हमारा जो स्पाइनल कोड है, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इस सिस्टम को हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तो तंत्रिका तंत्र केवल उन्हीं जीवों के अंदर पाया जाता है जो ज़्यादा विकसित हैं, ठीक है, जो मल्टी सेलुलर है। केवल एक कोशिका वाले जीव के अंदर तंत्रिका तंत्र नहीं होता। तो क्या इनमें से आपको कोई सा एक कोशिका वाला जीव दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर बिल्कुल, ये अमीबा एक कोशिका वाला जीव है। तो एक कोशिका वाले जीव में तंत्रिका तंत्र नहीं होगा, ठीक है, एक कोशिका वाले जीव में तंत्रिका तंत्र नहीं होगा। तो अमीबा के अंदर तंत्रिका तंत्र विकसित नहीं होगा, अमीबा के अंदर तंत्रिका तंत्र जो है बच्चों वो विकसित नहीं होगा। तो एक कोश के जीवों के अंदर तंत्रिका तंत्र नहीं होता, एक कोश के जीवों के अंदर तंत्रिका तंत्र नहीं होता। निम्न में से किस कशेरुकी में बाह्य कंकाल तंत्र होता है? कशेरुकी होता है बच्चों वर्टेब्रेट। कशेरुकी उन जीवों को कहते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, उन्हें कशेरुकी कहते हैं। बाह्य कंकाल नहीं होता। तो किस में बाह्य कंकाल नहीं होता बच्चों? ठीक है, तो बाह्य कंकाल किस में नहीं होता? बाह्य कंकाल किस में नहीं होता? कंकाल समझते हो ना, जैसे हमारे हड्डियां हैं जो ये आंतरिक कंकाल है, और मनुष्य के अंदर जो ये बाल है ना, ये हमारे बाह्य कंकाल का उदाहरण है। कछुए के ऊपर का जो कवर है ना, वो बाह्य कंकाल है बच्चों। तो बहुत सारे जीवों के अंदर बाह्य कंकाल होता है। किसके अंदर नहीं होता? ठीक है, उभयचर के अंदर नहीं होता, स्तनी वर्ग के अंदर नहीं होता, पक्षी वर्ग के अंदर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है बच्चों कार्डिकथीज के अंदर नहीं होता। तो जो बाह्य कंकाल नहीं होता ना बच्चों, वो उभयचर के अंदर नहीं होता, उभयचर के अंदर नहीं होता। इस उभयचर ग्रुप के अंदर बच्चों, उभयचर ग्रुप के अंदर ऐसे जीव आते हैं जो पानी और जमीन दोनों में रह सकते हैं। तो इसके अंदर आता बच्चों मेंढक, मेंढक, ठीक है, सालमोंडर, ठीक है, सालमेंडर, मेंढक, और जो बड़ा मेंढक जिसे टोड कहते हैं, टोड, वो इस ग्रुप के अंदर आता है बच्चों एम्फीबियन, उभयचर। इनके अंदर बाह्य कंकाल नहीं होता बच्चों, ठीक है, इनके अंदर बाह्य कंकाल नहीं होता, क्योंकि ये जीव ना त्वचा से सांस लेते हैं। बाह्य कंकाल तो त्वचा के बाहर होगा, फिर सांस लेने में दिक्कत होगी। बाकियों के अंदर बाह्य कंकाल होता है बच्चों। मैमल जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, एवीज पक्षी हो जाता है। और बच्चों जो कॉन्ट्रिकलीथ होता है ना, कॉन्ट्रिकथीज के अंदर क्या आता है बच्चों? इसके अंदर वो मछलियाँ आती है जिनके जबड़े होते हैं। मछलियाँ भी जो 2 प्रकार की होती है, जबड़े वाली मछली जैसे सार्क वगैरह हो गई, एक बिना जबड़े वाली मछली भी होती है, ठीक है। तो जबड़े वाली मछली और बिना जबड़े वाली मछली, तो कॉन्ट्रिकथीज के अंदर जबड़े वाली मछली आती हैं। तो इनके अंदर भी आउटर स्केल्टन होता है, लेकिन जो ये उभयचर होते हैं बच्चों, इनके अंदर आउटर स्केल्टन नहीं होता। तो ए आंसर आएगा इसका, ए। आर्कियोपटेरिक्स,
में निम्न सरीसृप के लक्षण हैं। तो आर्कियोपटेरिक्स क्या था बच्चों? आर्कियोपटेरिक्स एक बहुत बड़ा जीव होता था, पक्षी जैसा ये जीव होता था, और इसकी जो चोंच है ना, चोंच के ऊपर दांत होते थे, इसके नाखून भी शार्प होते थे, पंख भी होते थे। यानी तुमने देखा होगा बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं, या तो उनकी चोंच होती है, दांत होते हैं, लेकिन इसकी चोंच के ऊपर ही दांत थे, और इसके जो नाखून थे, नाखून भी बड़े होते थे। तो आजकल तो ये विलुप्त हो गया, बहुत पहले आता था ये आर्कियोपटेरिक्स। तो इसके अंदर हम कहते थे पक्षी और स्तनधारी, पक्षी और क्या बच्चों, पक्षी और रेप्टाइल दोनों की प्रॉपर्टी इसके अंदर थी बच्चों, ठीक है। तो पक्षी और जो रेप्टाइल है उन दोनों की प्रॉपर्टी इसके अंदर थी। तो आर्कियोपटेरिक्स की क्या विशेषता थी बच्चों? जबड़े पर दांत होते थे, बिल्कुल सही बात है बच्चों, पूंछ होती थी, चोंच होती थी, पहला ही आंसर आ गया, जबड़े पर इसके दांत होते थे। तो एक पक्षी जैसा था ये, ठीक है, पक्षी भी था, और एक प्रकार से जैसे ये डायनासोर वगैरह होते हैं, इनका ही छोटा रूप था ये, लेकिन ये उड़ सकता था, चोंच थी इसकी। तो आर्कियोपटेरिक्स तुम लिखोगे, ठीक है। तो पक्षी और स्तनधारी के बीच की कड़ी माना जाता, तो पक्षियों के भी गुण थे इसके अंदर, स्तनधारी कह रहा हूँ, रेप्टाइल, पक्षी और रेप्टाइल दोनों के गुण थे इसके अंदर। आर्कियोपटेरिक्स इस जीव को कहते हैं, ठीक है। तो नेट पे सर्च कर लो, तुम्हें दिखेगा कैसा ये दिखाई देता है। पक्षियों में प्राय एक ही होता है। पक्षियों के अंदर क्या चीज एक ही होता है भाई? क्या चीज एक ही होती है पक्षियों के अंदर? ठीक है, किडनी, फेफड़ा, टेस्टिस या ओवरी? बताओ भाई, पक्षियों के अंदर क्या चीज एक ही होती है? तो पक्षियों के अंदर भाई किडनी एक ही होती है बच्चों। और पक्षी जो करते हैं ना, पक्षी क्या करते हैं, देखो जो नॉर्मल जीव होता है ना, वो दो प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, एक तो लिक्विड और एक सॉलिड। पक्षी केवल सॉलिड एक्सक्रीट करते हैं, तरल पदार्थ नहीं निकालते। देखो पक्षी केवल बीट करते हैं, हम क्या करते हैं, हम यूरिन भी निकालते हैं, और हम क्या करते हैं बच्चों, टॉयलेट भी जाते हैं। लेकिन पक्षी क्या करते हैं, एक ही प्रकार का निकालते हैं, और इनके अंदर एक ही किडनी होती है बच्चों। किसके अंदर? एक ही क्या होती है, किडनी, ठीक है। इसका आंसर इन्होंने ओवरी दे रखा है, तो इसके आंसर में गड़बड़ है भाई, ठीक है, इसके आंसर में गड़बड़ है। तो इसका आंसर एक बार चेक करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी तुम रहने दो। तो मेरे हिसाब से इसका किडनी आना चाहिए। ये मैं तुम बता चुका हूँ क्या आएगा, लाइकेन क्या है बच्चों। तो लाइकेन का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो लाइकेन क्या है? लाइकेन दो जीवों के साथ, दो चीज़ों का मिश्रण है, शैवाल और कवक का बच्चों। शैवाल और कवक का ये मिश्रण है बच्चों लाइकेन। और इन दोनों के जो रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं बच्चों, सहजीविता। तो सहजीवी है भाई, क्या सहजीविता, ठीक है। और तो फिर क्या हो गया बच्चों, ये शैवाल क्या हो गया आपका, सहजीवी हो गया, क्योंकि इन दोनों का मिश्रण है इन दोनों का मिश्रण है लाइकेन। किस किस का? शैवाल और कवक का भाई। तो सहजीवी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसमें अस्थिपिंजर बिल्कुल नहीं होते? किसमें अस्थिपिंजर बिल्कुल नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्केलेटन एट ऑल? तो किसमें अस्थिपिंजर नहीं होते बच्चों? किसमें अस्थिपिंजर नहीं होते? तारामीन, स्पंज, ठीक है, जेलीफिश या रजत मीन बच्चों। तो किसमें अस्थिपिंजर नहीं होते, यह आपको बताना है। अस्थिपिंजर समझते हो ना, जो ये हमारी हड्डियाँ जो हैं, रिप्स वगैरह हैं, इन सबको हम क्या कह देते हैं बच्चों, अस्थिपिंजर कह देते हैं। तो किस में नहीं होते ये आपको बताना है। तो तारामीन सभी को पता है भाई। ये जो सिल्वर फिश होता है ना बच्चों, सिल्वर फिश बच्चों एक क्या है, सिल्वर फिश जो है ये एक कीट है बच्चों। सिल्वर फिश क्या है, एक कीट है। तो ये मछली नहीं है, ठीक है यार। कीटों के अंदर जनरली हमारी जो है वो हड्डियां वगैरह नहीं होती बच्चों, ठीक है। जेलीफिश सभी को पता है, जेलीफिश भी तुम्हें पता है, ऐसी जेलीफिश होती है। जेलीफिश की एक बात याद रखना बच्चों, जेलीफिश की कुछ प्रजातियां अमर हैं बच्चों, ठीक है।
तो किसी को पता है भाई जेलीफिश की कुछ प्रजातियां अमर क्यों हैं? बताओ कैसे जेलीफिश की कुछ प्रजातियां अमर क्यों हैं, ये बताओ भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। इसका सिल्वर फिश आ गया, क्योंकि मैंने कहा ये कीट है, कीटों के अंदर हड्डियां नहीं होती। तो मैंने तुमसे एक बात और पूछी किया कि जेलीफिश की कुछ प्रजातियां अमर हैं। तो जेलीफिश की कुछ प्रजातियां अमर होती है, कैसे जेलीफिश अमर है बच्चों? जेलीफिश जो होती है ना बच्चों, ये एक ऐसा जीव है, ये अपने जीवन को रिसाइकल कर सकता है। देखो हमारे जीवन का साइकिल देखो, पहले हम बच्चे थे, बच्चे से तुम थोड़े से क्या हुआ, किशोर अवस्था में आए, फिर तुम युवा अवस्था में आए, फिर तुम जवानी वाली अवस्था में आ गए, फिर तुम क्या हो गए बच्चों, प्रौढ़ अवस्था में आ गए, फिर तुम बुढ़ापा आ गए, बुढ़ापा के बाद हम मर जाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस जेलीफिश में क्या होता है, जैसे ही ये बुढ़ापे वाली अवस्था में आती है ना, इसकी कोशिकाएं काम करना बंद कर देती है, वहाँ से ये दोबारा से बचपन वाली अवस्था में आ जाती है। यानी इस प्रकार से कि जैसे हम पहले बच्चे थे, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हुए, बूढ़े के बाद हम मर गए। लेकिन जेलीफिश ऐसे नहीं होती, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बुढ़ापे के बाद दोबारा जवानी वाली अवस्था में आ जाती है। यानी अपनी सेल ये दोबारा नई बना लेती है, ठीक है, अपनी नई सेल बना लेती है। इस प्रकार से इसका जीवन चलता रहता है, तो मरती नहीं है। जेलीफिश की बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं। तो अब आप कहोगे सर ये जेलीफिश मरती कैसी हैं? और जीव इन्हें खा जाते हैं, और जीव इन्हें क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, तो जेलीफिश की कुछ प्रजातियां क्या हैं बच्चों, अमर हैं। और कैसे अमर हैं? क्योंकि ये अपने लाइफ को रिसाइकल कर सकते हैं बच्चों, लाइफ को क्या करते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम भी अपनी लाइफ को रिसाइकल करते हैं, देखो कितना मज़ा आ जाता, बूढ़े के बाद दोबारा से बच्चे हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उपास्थीमय मछलियां हैं बच्चों? उपास्थीमय बल का मतलब है कार्टिलेज बच्चों। तो कुछ मछलियां ऐसी होती हैं बच्चों जिनके अंदर केवल कार्टिलेज पाई जाती है, हड्डियां नहीं पाई जाती, उपास्थि पाई जाती है बच्चों। ठीक है, तो एक तो हड्डी वाली मछली होती है, जैसे आपकी रोहू कटला हो गई, और कुछ मछली ऐसी होती है उनके अंदर केवल क्या होती है, उपास्थि होती है बच्चों। ठीक है, उपास्थि होती है। तो सार्क तो आंसर आएगा ही आएगा बच्चों, सार्क के अंदर सारी की सारी उपास्थि होती है। तो इन दोनों के अंदर सार्क नहीं है, ये दोनों तो हट गई बच्चों, इनके अंदर तो हड्डियां होती है। अब सार्क और ट्यूना आ गए और सार्क और रे आ गए। ठीक है, सार्क और रे आ गए, तो इन दोनों में से एक आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो सार्क जो मछली है, याद रखना सार्क मछली के अंदर एक भी हड्डी नहीं होती, तो सार्क और रे होना चाहिए इसका आंसर, या सार्क और ट्यूना भाई। हाँ, सार्क और रे बिल्कुल सही है, सार्क और रे आ जाएगा, सार्क और रे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो कुछ मछलियां ऐसी होती है बच्चों जिनके अंदर हड्डियां होती हैं, कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर हड्डियां नहीं होती, केवल उपास्थि होती है बच्चों। तो सार्क एक ऐसी मछली है जिसके अंदर एक भी हड्डी नहीं होती बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक ही बच्चों हम आज करेंगे। आज की जो क्लास है हमारी यहीं तक रहेगी बच्चों। ठीक है, तो अब आपको बताना है, आज के लिए तुम्हारा होमवर्क का एक क्वेश्चन है आसान सा। ठीक है, तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है भाई, इस दुनिया का सबसे जहरीला प्राणी कौन सा है? सबसे जहरीला जीव, सबसे जहरीला जीव। तो दुनिया का सबसे जहरीला जीव कौन सा है? जहरीला जीव, सबसे जहरीला जीव कौन सा है? दुनिया का सबसे जहरीला जीव कौन सा है, उसका नाम आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो कौन सा जीव ऐसा है जो सबसे जहरीला होता है? तो यहीं तक बच्चों आज हम करेंगे। ठीक है, तो इससे आगे कल हम कंटिन्यू करेंगे।